Good morning, everyone. In today's session, we will discuss about the trend of the oxidation state in D block in the periodic table. अभी तक हमने क्या क्या बातें सीख ली? हमने ये सीख लिया कि आपके जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उनका ट्रेंड क्या रहता है। उससे पहले सेशन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच डिफरेंस भी सीखा था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जिसके बेसिस के ऊपर काफी क्वेश्चंस के जवाब दिए जाते हैं क्योंकि वो काफी सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। वो इफेक्ट उनमें से एक प्रॉपर्टी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि जो ट्रेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट का डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वो क्या रहेगा, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके द्वारा जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कैसे अफेक्टेड होती हैं। तो मीन्स ये सारी की सारी बातें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आज के सेशन के अंदर। और हमारे सेक्शन की हेडिंग क्या है? द ट्रेंड ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। लेकिन हम इनके बारे में डिटेल में जाएं तो तभी हम डिटेल में जा सकते हैं जब हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आज का सेशन शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट है, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन इन्हीं बातों के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन हुए? जैसे नाम से पता चला, डेफिनेशन से पता चला कि द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखो, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आप बहु प्रिंसिपल को यूज करते हैं, एन प्लस एल रूल को यूज करते हैं, और फिर आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करना स्टार्ट कर देते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो जैसे आप एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं इन द डिफरेंट शेल, सब शेल एंड द ऑर्बिटल्स, तो उसके बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो हर एलिमेंट का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर तो जरूर होगा। जो भी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही फिलअप करना है, वही लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जैसे 1s1 तो एस में आया तो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास हीलियम हो गया, दो ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 पहला इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 दूसरा भी 1s के अंदर ही आ गया। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आया, सो इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। तो कहने का अभिप्राय ये कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डलता है, किस आपकी सबशेल के अंदर डलता है, वट एवर में बी देयर पोजिशन, वेदर इट इज द वैलेंस और द पेनल्टीमेट और द एंटी पेनल्टीमेट। हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डला। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में डलता है उसी के आधार के ऊपर हम कहते हैं कि वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है। हम ये तो पहले से जानते ही हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एक एस ब्लॉक, एक पी, एक डी और एक द एफ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन हुए? जैसे मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया उसके अनुसार आप यही कहेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे एलिमेंट है? द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखो, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप जब भी बातें करें तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि बातें लास्ट इलेक्ट्रॉन की चल रही है। इलेक्ट्रॉन तो जितने एटॉमिक नंबर हैं उतने इलेक्ट्रॉन तो उसमें है ही, लेकिन अब बहु प्रिंसिपल को यूज करते हुए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में एंटर करता है। सो द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सबशेल, तो वो डी ब्लॉक हो गए। लेकिन अब हमें प्रॉपरली बताना होता है कि उस डी सबशेल की पोजीशन क्या थी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट रूल्स के बारे में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सीखा, क्या बहु प्रिंसिपल होता है, तो उसी अब बहु प्रिंसिपल के ऊपर हमने अप्लाई किया और अच्छे से देखने के लिए बोहर्सबरी रूल, जिसे एन प्लस एल रूल कहते हैं। तो उसके अनुसार हम देख पाते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे या 2s में, 2s में भरे या 2p में, उसके बाद 3s में भरे, 3p में भरे या 3d में भरे, किस में पहले इलेक्ट्रॉन भरे और किस में बाद में। तो ये एनर्जी के बारे में जो हमें डिसाइड करना होता है वो हम एन प्लस एल रूल लगा के, बोर्सबरी रूल को लगा के हम डिसाइड कर लेते हैं, या एक रफ डायग्राम होता है अबो प्रिंसिपल के लिए, उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे। तो इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भरते भरते हमने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हुआ वो एंटर होता है आपके पेनल्टीमेट डी सबशेल के अंदर। पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है? लास्ट बट वन, आखिरी से पहले वाली, सबसे आखिरी वाली आउटर मोस्ट शेल को तो आप क्या कहते हैं? आप आउटर मोस्ट शेल को तो कहते हैं वैलेंस शेल। तो मतलब ये मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद ये बाहर सबसे बाहर वाली शेल होगी, वैलेंस होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है 4s। अगर हम सिर्फ बात करें स्कैंडियम की जिसकी कॉन्ग्रेगेशन थी, है ना, उसके बाद ये जस्ट जो उससे अंदर है इसे एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं, जो हमने 3D लिखा। ठीक हो गया बेटा, इसमें 3D1 हो गया जैसे स्कैंडियम की कॉन्ग्रेगेशन हमने देखी। तो ये एंटी पेनल्टीमेट पोजीशन हो जाती है। तो सबसे बाहर वाले के लिए, इसके लिए तो क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए तो आप वैलेंस वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते थे? वैलेंस। और जो हमने ये लिखा है यहाँ पे पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का मतलब लास्ट बट वन। तो ये आपकी डी जो सबशेल है, 3D है, ये आपकी
पेनल्टीमेट डी सब शेल बन जाती है। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आपके सामने स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाई है आपको। तो स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है बोलो वो क्या है? स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्कैंडियम। लेकिन हम आपको ये बता दें, जो आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, जो आप ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखते हो, ये किस आधार पे लिखते हो? हम आपको ये याद दिला दें कि स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, उससे पहले जो एलिमेंट है जिसका नाम कैल्शियम होता है। बेटा क्या नाम होता है उसका? कैल्शियम। तो सबसे पहले जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो कैल्शियम की ही लिख के देख लेते हैं। तो कैल्शियम की जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो बेटा क्या कॉन्फ़िगरेशन बनी? कॉन्फ़िगरेशन तो देखो आपने सीखा था ना, 1s2 2s2 2p6 अबव प्रिंसिपल आप यूज करें। फिर उसके बाद आता है 3s2, फिर 3p6 आता है बेटा। 3p6 के बाद फिर आता है 4s। फिर 3D में नहीं डलता, 4s आता है, तो आप लिख देते हैं 4s2। देखो 20 हो गया। फिर जो इक्वेशन था ना, जैसे मैं आपको n+l रूल बता रहा था, 3p और 4s। तो बेटा, और अब 3D में नहीं आया, 4s में पहले आ गया। ये 3D अभी खाली है बेटा, यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो आपको सिखा दिया था ये हमने, ऐसा क्यों होता है। तो आप देख भी सकते हैं कि ये 3D और 4s के बारे में अगर हम देखें तो n+l की वैल्यू आपकी अलग अलग आ जाती है यहाँ पे, है ना। n+l रूल के बेसिस पे जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वही आपका, ये n लिख दिया, ये l लिख दिया, और ये n+l मान लीजिए आप निकालें। तो यहाँ पे बोलो क्या हो गई? n की वैल्यू 4s में तो 4 है, और s है तो l की वैल्यू 0 हो गई। तो 4+0 = देखो 4 आया ना बेटा। और 3D में देखो n की वैल्यू तो देखो ये 3 हो गई, और d है तो l की वैल्यू 2 हो गई। और ये आंसर आ गया बेटा 3+2 n+l की वैल्यू 5। तो लोअर द n+l वैल्यू, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 5 है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में डला, 3D में बाद में। तो 4s में डला, 3D देखो खाली है। लेकिन जब नेक्स्ट 4 तो फिलअप हो गया बेटा। उसके बाद जब 4s2 आ गया, तो आपके दिमाग में ये बात भी तो आ सकती थी, सर 4s के बाद सीधा 4p लिख देते हैं हम। तो देखो 4p के बारे में भी अब हम थोड़ा जिक्र करके इसी के नीचे में लिख देता हूँ बेटा। मान लीजिए मैं 4p लिखता, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 होती, p की वैल्यू 1 होती। तो 4+1 = 5, 5 आ जाता। तो देखो 3D में भी 5 आ गया, 4p में भी देखो दोनों जगह 5 आ गया। तो हम ये पढ़ते हैं, इफ द n+l वैल्यू इज सेम फॉर द टू डिफरेंट subshell, that for example here the 3D and the 4p, then lower the value of n की छोटी वैल्यू तो 3D में है ना बेटा। तो lower the value of n, lower will be the energy। इसलिए 3D और 4p के अंदर एनर्जी 3D की कम होती है, इसलिए अब 3D में पहले भरेंगे और 4p में बाद में। इसलिए आपने देखा यहाँ पे 4s के बाद इलेक्ट्रॉन देखो 3D में भरने स्टार्ट हुए। और d की एनर्जी ज्यादा थी पहले, जब तक वो बाहर था, देखो बाहर था ये, है ना, ये बाहर था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन डला, आपकी उसको अट्रैक्शन मिली न्यूक्लियस के साथ, और वो जस्ट अंदर आ गया यहाँ पे, वो जस्ट अंदर यहाँ पे आ गया। तो ये पेनल्टीमेट पोजीशन उसकी हो गई। इसलिए डेफिनेशन बन गई कि द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पेनल्टीमेट डी सबशेल आर कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन भी बेटा हमने बना दी। ये बाहर 4s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, ये 3D के अंदर देखो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्लियर हो गया ना बेटा? आगे ना इतनी बातें समझ में? ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि हमारे पास जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो डी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट है आपने देखा, ये कहाँ से कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में? दे रेंजेस फ्रॉम द ग्रुप नंबर 3 to 12। ये ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये चीजें हम आपको पहले ही बता चुके होते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, देखो ये पीरियोडिक टेबल में देखो 1 2 3 4, देखो 18 तक ग्रुप आपको देखो ये दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 18 तक। तो ये जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ये जो 12 तक है, 3 से लेके 12 तक, ये डी ब्लॉक आएगा बेटा यहाँ पे। और डी स्टार्ट कहाँ से होता है? ये फोर्थ फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। फर्स्ट पीरियड में आपके सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। देखो इस कोने के ऊपर अगर आप देखें तो बेटा सिर्फ आपके पास कौन आता है? इस कोने के ऊपर तो हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, वैसे तो आप जानते हैं बेटा हाइड्रोजन है इस कोने में, देखो हाइड्रोजन। और इस कॉर्नर पे देखिए बेटा कौन है आपका? हीलियम, है ना। डी में तो कोई नहीं आया। एटॉमिक नंबर 2। उसके बाद 3 बेटा कौन आता है यहाँ पे? ये लिथियम आता है। 4 बेटा कौन आता है? दैट इज अ बेरिलियम। 5 कौन आता है? ये बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो इस टाइप से। नियोन के बाद 11 बेटा कौन आ गया? लिथियम के नीचे कौन होता है? सोडियम। सोडियम के बेटा कौन आता है नीचे? ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद 13 कौन आ गया यहाँ पे? ये एल्यूमिनियम आ गया, ये सिलिकॉन आ गया, ये फास्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन, और ये आर्गन आ गया। आर्गन के बाद यहाँ पे पोटाशियम था बेटा, और पोटाशियम के बाद यहाँ पे कौन है बेटा? बताओ। कैल्शियम, जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको बताई थी। अब इसके बाद आता है आपका डी ब्लॉक स्टार्ट। कैल्शियम 20 के बाद देखो 21। आगे ना बेटा इतनी बात समझ में?
तो देखो ये हमने 21 से लिखा, 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 21 से 30 तक ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बन जाती है। हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये चीज आपको पहले सिखा चुके हैं बेटा। इतनी बात आ गई ना समझ में, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर ये सारी बात बेटा हमने देख ली थी। चलो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की यहाँ पे बात करें तो उसमें कौन कौन आ जाएगा देखो। ये यटरबियम से कैडमियम तक होता है, यटरबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, ये टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोहोडियम, प्लेडियम, सिल्वर एंड द कैडमियम। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट यहाँ पे जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, इसके नीचे अगर आप देखते, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, फिर देखो यहाँ पे बेटा रुबिडियम होता है। रुबिडियम के नीचे सीजियम होता है बेटा, ये सीजियम था यहाँ पे। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के नीचे बेटा स्ट्रोंशियम था। अब स्ट्रोंशियम जो यहाँ पे आ गया, तो स्ट्रेंशियम के नीचे क्या आएगा, बेरियम। देखो ये बेरियम आ गया बेटा, है ना। बेरियम के बाद अगला क्या है, लेंथेनम, 57 है। 57 के बाद कुछ एलिमेंट निकल गए, 14 एलिमेंट, सीधा 72 आ गए। जो 14 एलिमेंट है उसकी पीरियोडिक टेबल के बॉटम के ऊपर एक सीरीज बना रखी है जिसे आप लेंथेनाइड्स कहते हैं, बिकॉज दे फॉलो लेंथेनम, क्योंकि लेंथेनम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 57 है। और ये 57 के बाद है 58 से लेके 71 तक, क्योंकि 72 दोबारा यहाँ पे आ गया बेटा। तो 58 से लेके 71 तक जो 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट्स, दे कॉल द लेंथेनाइड्स बिकॉज दे फॉलो लेंथेनम। ये लेंथेनम के बाद आए, इन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं। और उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में डलता है, जो हम अगले सेशन में देखेंगे आगे जाके बेटा। क्लियर होगी यहाँ तक, आगे ना बातें समझ में। ठीक है, तो ये हमने लिखा, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है आपकी जो हमने यहाँ पे लिखी। जो आपके यहाँ पे स्कैंडियम, यटरबियम के नीचे लेंथेनम आ गया, यहाँ पे टाइटेनियम, जिरकोनियम के नीचे हाफनियम आ गया। उसके बाद आगे आपका टेंटेलम, फिर उसके बाद टंगस्टन, रहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड द मरकरी। तो ये आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बन जाती है बेटा। कैसी सीरीज बनी आपकी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो बेरियम के नीचे रेडियम, के बाद लेंथेनम के नीचे एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद देखें, एक्टिनियम का 89 के बाद सीधा 104 है यहाँ पे। तो यहाँ के भी जो 90 से लेके 103 तक जो तो 14 एलिमेंट है, दे आर ऑल्सो केप्ट एट द बॉटम बिलो द लेंथेनाइड सीरीज। जो 14 एलिमेंट लेंथेनाइड के थे उसके जस्ट नीचे हमने ये अगले 14 एलिमेंट रख दिए जिन्हें एक्टिनाइड्स कहते हैं, क्योंकि दे फॉलो एक्टिनियम। ये एक्टिनियम 89 को फॉलो करते हैं, 90 से लेके 103 तक। तो वो आपके कौन बन जाते हैं, वो आपके एक्टिनाइड्स बन जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, कुछ बेसिक बेसिक बातें ही आपको बताई कि डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, और वो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक होते हैं। थ्री ट्रांजिशन सीरीज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहाँ से कहाँ तक इनकी रेंज होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होती है, n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट, के कौन से एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना चाहते हैं उसके बेसिस के ऊपर ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पूरी की पूरी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है बेटा इस टाइप से, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि जो बातें मैंने अभी आपको बता ही दी थी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, n-1d 1 to 10 ns 0 to 2। देखा था ना बेटा ऐसा हमने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपके जो कैल्शियम, जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको सिखा ही दी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्यों था n+l रूल लगा के मैंने आपको सिखाया। तो 20 के बाद अगला एलिमेंट जो 21 आएगा, 21 आएगा, स्कैंडियम। तो सिर्फ लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे बेटा, जैसे मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे कि जो ये आपका कैल्शियम आ गया, इस कैल्शियम के अंदर जो ये 4s2 आ गया, 4s2 के बाद बेटा कौन खाली था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था 3d है बेटा वैकेंट, ये 3d0 है। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो स्कैंडियम यहाँ पे आया, इसमें अगला इलेक्ट्रॉन बेटा किस में डलेगा, इसी 3d में डलेगा। और 3d में डलते ही साथ इसको न्यूक्लियस के साथ, स्कैंडियम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन मिलेगी, और ये फिर आ जाएगा 4s से जस्ट पहले। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पे 3d1 4s2 लिखा है, स्लाइटली लेस एनर्जी हो जाती है 3d की 4s से। क्लियर हो गया। अगर अब हम ये कहें कि इसको ओपन फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, इस डायग्राम को आप कैसे बनाएंगे, तो ओपन फॉर्म में ऑर्बिटल्स दिखानी होंगी। ये वैलेंस जो ये 3d और 4s को ओपन फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। देखो ऐसे 3d के अंदर देखो 5 ऑर्बिटल्स हैं, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया, 4s में 2 है। सो दैट इज द ऑर्बिटल पिक्चर के हम जो ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं, सारे डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, डी के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है यहाँ पे। और ये 4s को हमने दिखाया। देखो जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी के अनुसार भरते हैं, हम आपको बता दें उससे उसकी ग्राउंड टर्म स्टेट कहते हैं, उससे ग्राउंड स्टेट कहते हैं बेटा। उसकी उसकी क्या कहते हैं, दैट कॉल्ड देयर ग्राउंड स्टेट। ये जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। बिना किसी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के किसी भी एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन कर दें या डी एक्साइटेशन कर देते हैं तो वो उसकी एक्साइटेड फॉर्म कहलाती है, दैट नॉट देयर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन।
तो अभी ये स्कैंडियम की हमने जो देखा है यहाँ पे, ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की है। उसके बाद नेक्स्ट टाइटेनियम आ जाता है। बेटा आप याद ऐसे रखना हमेशा, स्कैंडियम 21 के आखिर में एक है, तो डी में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। टाइटेनियम 22 के आखिर में दो है, तो आखिर में दो ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। देखो अगर हम फिलअप करें, देखो दो आ गए ना बेटा, डी के अंदर दो, 4s में दो ही रहे। ये भी इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। स्कैंडियम की भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, टाइटेनियम की भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। वेनेडियम 23 आ गया, 23, तो 3 है, तो 3d3 4s2, तो ये भी इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। देखो डी में 3 इलेक्ट्रॉन जो बड़े हर्ट्ज रूल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो हर्ट्ज रूल ने क्या कहा था कि अमंग द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ड अप सिंगली, देन द पेयरिंग विल स्टार्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डी के अंदर पहले ही दो इलेक्ट्रॉन भर दें, अगले में एक भर दें, या टाइटेनियम में डी में दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को पेयर अप करके आप रख ले। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डी के अंदर 5 है। एस में तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा रखना पड़ा, क्योंकि एस के अंदर ऑर्बिटल ही एक होता है और कोई वहां पे ऑप्शन नहीं, तो इसलिए एस के तो दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे ही रहेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया ना। उसके बाद जैसे वेनेडियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्रोमियम, क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं लिखी है ये, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एस से 4s से 2 में आ गया। ग्राउंड स्टेट तो वो होती जब हम लिखते 3d4 4s2, और वो पॉसिबल नहीं बेटा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d4 पॉसिबल है? अगर मान लीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे जो क्रोमियम है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी तरीके से आप भरते लिखते, तो कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या बननी चाहिए थी क्रोमियम की, 3d4, और देखो 4s2, ये लिखनी चाहिए, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के लिए पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होती नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन 4s से बोलो किस में चला जाता है, आपके 3d में चला जाता है। सो द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द क्रोमियम इज 3d5 4s1, तो इसलिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं। आपसे पूछा जाता है एक नंबर का क्वेश्चन, बोलो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है डी के लिए, D1 D2 D3 D4 जो पॉसिबल नहीं है। तो D4 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि D4 होती नहीं, क्योंकि ये एकदम से ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड जो इसकी फॉर्म होती है, जिसमें ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में, वो आपकी स्टेबल फॉर्म आ जाती है। वो आखिर होती क्यों है स्टेबल? देखो बेटा साफ साफ ही दिख रहा है, देखो हमने डायग्राम बनाया, जो डी सब शेल है यहाँ पे, वो आपकी फुलफिल्ड हो चुकी है। देखो डी के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, डी के अंदर देखो ये फोर्थ है ना, तो अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन देखो हटा दिया, देखो आपको हटा के दिखाया ये तो पॉसिबल नहीं ना बेटा, ये देखो हटा दिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, देखो इसमें कर दिया ना बेटा आपके डी के अंदर। तो 3d5 और 4s1, अब ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई, 3d में 5 कर दिए, और ये 4s में एक ही रह जाएगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द क्रोमियम, बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हाफ फील्ड हो चुकी है, D5 इज द हाफ फील्ड, क्योंकि डी में टोटल 5 ऑर्बिटल है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हमने बताया भी था, पढ़ा भी था, सीखा भी था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में, व्हाई द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। और ये हाफ फील्ड ये मोर सिमेट्रिक भी स्ट्रक्चर है, कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो एक तो सिमेट्री फैक्टर होता है, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है? एक्सचेंज एनर्जी होता है। एक मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है इसमें। मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला था ना बेटा, 2s+1, एक जो फार्मूला होता है मल्टीप्लिसिटी का, आपने सीखा था। तो 3 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को आप स्टेबल प्रूव करते हैं। पहला मैंने क्या बताया, एक तो जैसे आप जब पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर, एक तो बेटा सिमेट्री फैक्टर आ जाता है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? जो सेकंड फैक्टर आता है वो मैंने क्या बताया आपकी, एक्सचेंज एनर्जी फैक्टर। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में आपस में एक्सचेंज के दौरान, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, अनपेड है ना, वो उसमें चला जाए, वो उसमें, क्योंकि जगह खाली है जाने के लिए, तो एक्सचेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, मूवमेंट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, तो खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द exchanges between the electron, and that released energy during the exchanges of electron called as the exchange energy। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है। एक हमने बताया था मल्टीप्लिसिटी के बारे में, तो जिसका फार्मूला 2s+1 होता है, एस तो स्पिन होती है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 3d में है, और एक आपके 4s में हो गया, तो 6 हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है? 1/2 होती है, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल स्पिन 3 हो गई। तो 3 आंसर हम पुट कर देंगे एस की जगह। तो क्या पुट करेंगे बेटा? 2 × 3 प्लस में 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 7। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 7 आ गई। की बजाय अगर हम ऐसा ना करते, जैसे अगर हम वैसे ही करते जैसे 3d4 वाला था बेटा, तो 3d4 वाले के हिसाब से देखते, तो बेटा उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते? बताओ शाबाश जल्दी से। देखो 1 2 3 एंड 4 ही रहते बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते ना, 4 ही। और ये 4s में देखो 2 थे, तो 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते, 4 रहते।
तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर भी नहीं थी। एक्सचेंज एनर्जी भी कम होती, क्योंकि लेसर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन लेसर विल बी द रिलीज्ड एनर्जी कॉल्ड द एक्सचेंज एनर्जी, तो लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। और आप 2s+1 के अनुसार मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, ये हमने बेटा मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला बताया। किसका बताया? मल्टीप्लिसिटी। आप ऐसे निकालते हैं मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। 2s+1, एस है नेट स्पिन, टोटल स्पिन कितनी है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 2s+1 में ही अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसके लिए, अगर हम ये ग्राउंड स्टेट पॉसिबल मान लेते, जो कि है नहीं है पॉसिबल, 3d4 4s2 पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए होती, तो क्या होता देखो। 2s+1 तो 2 × 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 स्पिन हो जाती, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो इसलिए कितना हो जाता? 2 × आपका 2 हो गया, प्लस में 1, तो 2 × 2 = 4 + 5 हो जाता है ना बेटा। तो मल्टीप्लिसिटी सिर्फ 5 आती, और यहाँ पे देखो 7 आई थी। तो इसलिए मोर द मल्टीप्लिसिटी मोर विल बी द स्टेबिलिटी है। इसलिए तो हर्ट्ज रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ऐसा हम पहले पढ़ चुके होते हैं बेटा। चलो अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। क्रोमियम के बाद अगला एलिमेंट आ जाता है 25, दैट इज अ मैंगनीज। 3d5, देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, दो आपके 4s में आ गए, तो ये भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो बेटा ये भी कैसी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है? ग्राउंड स्टेट। तो अभी तक देखो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे लिखी है, तो उनके अंदर सिर्फ आपकी जो क्रोमियम ऐसी ऐसा एलिमेंट था जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, ठीक है ना। उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देखो हमने ये यहाँ पे ये एक्स कर दिया था, ये 3d4 नहीं रहा था, ये क्या हो गया था बेटा? 3d5 और 4s1। ठीक हो गया? चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बेटा कौन आएगा बताओ? मैग्नीज के बाद आएगा 26 आयरन, 3d6 4s2। वही उसी टाइप से देखो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ये भी। कोबाल्ट 3d7 4s2, वही ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। निकिल 3d8 4s2, वही ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखो। उसके बाद देखो जब कॉपर आता है, जो लेकिन एक चीज और बता दें, हम जैसे कंपैरिजन भी हम कर रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, डी ब्लॉक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकंड थर्ड। तो जो प्लेडियम होता है उसके अंदर आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, देखो 5s के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे गेट शिफ्टेड इनटू दिस। रिलेटिविस्टिक जो इफेक्ट है उसके बेसिस के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट यहाँ पे चलता नहीं, ना 3D में चलता ना 4D में चलता था। 4D के अंदर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट कर जाते हैं 4D में। आगे आप देखेंगे 5D में तो ऐसा होता भी नहीं, हमने ये पीछे आपको समझा दिया था। तो आपके प्लेटिनम के अंदर ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, 5d10 और 6s2 इन केस ऑफ द प्लेटिनम। या एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम जरूर रहेगा यहाँ पे एस के अंदर, वैलेंस एस के अंदर। ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के अंदर समझाया जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है दैट इज द कॉपर। 3d10 4s1 है। वैसे तो क्या होनी चाहिए थी? 29 के आखिर में 9 है, तो 3d9 4s2 होनी चाहिए थी। एक इलेक्ट्रॉन बैकशिफ्ट कर गया, तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब जैसे निकिल की थी, अगर हम प्लेडियम प्लेटिनम की देखें, तो इनकी भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रही हो, नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो ये नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पे 5s में देखो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जंप कर गया। यहाँ पे 6s के अंदर दो होने चाहिए थे, प्लेटिनम में एक जंप कर गया। और यहाँ पे निकिल के अंदर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर में देखे 3d9 होना चाहिए 4s2, लेकिन एक जंप कर गया वापस, तो इसलिए ये 3d10 4s1 हो गई। तो फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द रीजन। उसके बाद जिंक, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, इसकी फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई। कॉपर 2 की कोई पूछे तो दो इलेक्ट्रॉन निकालो, एक 4s से निकालो, एक डी के अंदर से, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d9 4s। ऐसे जिंक +2 की कोई पूछे तो 3d10 4s के दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ सकते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट कि जो स्टेबिलिटी है किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो किस बात पे डिपेंड करती है। देखो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनती ही क्यों है? वो इसलिए बनती है, वो कुछ फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। और जो फैक्टर कौन कौन से हैं जो उसके अफेक्ट, कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अभी हमने देखा भी कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जिसकी हाफ फील्ड और फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखती हो, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो पर्टिकुलर जो मेटल आयन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो द मेटल आयन, if any of the metal ion acquires the half filled or the fulfilled configuration after losing or gaining something electrons, then that configuration will be more stable, then that particular oxidation state will be more stable। तो वो ऑक्सीडेशन पर्टिकुलर ज्यादा स्टेबल होगी। यही हमारा क्वेश्चन था कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस बात पर निर्भर करती है। अगर किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई मेटल है, वो अगर हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू द अदर पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बेटा आपको ध्यान रखनी है। हो गया? आगे ना इतनी बातें समझ में? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने क्या देखा? लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल
एटम की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, तो वो इजीली उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। लोअर आयनाइजेशन एनर्जी तो इजीली लॉस करेगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर कर लेगा। जैसे आपने ग्रुप वन ग्रुप टू में पढ़ा था ना, ग्रुप वन में क्या होता है कि आपने ये देखा कि ग्रुप वन एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ग्रुप 18 जैसे हो जाते हैं, तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करेंगे ही। ग्रुप टू वालों को आपने देखा तो वो क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, पढ़ा था ना बेटा, ये सारी चीजें हम पहले आपको पढ़ा चुके थे। जैसे लिथियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या थी, 2s2 1s2 2s1। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ये जरूर दिखाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये 2s1 वाला लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाएगा। ऐसे अगर हम बेरिलियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, ग्रुप टू का आ गया, तो ये क्या करेगा, 1s2 2s2 है यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर इनको लॉस कर दे तो 1s2 हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तो बेरिलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। मतलब ग्रुप टू वाले एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो सिमिलरली कहने का अभिप्राय क्या था कि इन दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं एक लेस स्टेबल पोजीशन से मोर स्टेबल पोजीशन की तरफ चला जाऊं, और कोई लेस स्टेबल पे खड़ा है और मोर स्टेबल आगे दिख रही है तो वो वहां पे जल्दी जाना चाहेगा, लेस एफर्ट से अपने आप ही पहुंचना चाहेगा। मीन्स लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इनटू द स्टेबल वन। तो वो बड़ी आराम से चला जाएगा, लेस एनर्जी से चला जाएगा। वही हमने बताया कि लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल, किसी मेटल के अंदर अगर लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, चाहे फर्स्ट है सेकंड है जो भी है, जिसके अनुसार वो +1 +2 या +3 जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जाना चाहेगा, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो अब वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी, कोई भी अगर एलिमेंट है वो कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, लॉस करने के बाद उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो चार्ज आने के बाद अगर वो हेवीली हाइड्रेटेड हो जाता है वाटर के द्वारा चारों तरफ से, तो हाइड्रेशन मीन्स उसके दौरान एनर्जी निकलनी होती है, मीन्स द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे आपने पढ़ा था ना बेटा, क्या पढ़ा था आपने, आपने बेटा ये पढ़ा है कि जो जैसे लिथियम के बारे में आपने पढ़ा था, आगे एक टॉपिक आएगा रिड्यूसिंग एजेंट का जब हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ये दे दे बस। मान लीजिए लिथियम है बेटा, एटॉमिक नंबर 3 था, अब इसके अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको आयनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए कहते हैं। अब ये जल्दी से Li+ के अंदर कन्वर्ट हो गया, ऊपर हमने पढ़ा था ना एक इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करना चाहता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इसका लिथियम का सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी के साथ, तो क्या होता है, लिथियम में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द सोडियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ जाता है, कम एनर्जी देनी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो Li+ है ना, नाउ इट बिकम्स द हेवीली हाइड्रेटेड। जब हम इसमें पानी में इसको डाल देते हैं तो Li+ आयन that is completely surrounded by the water molecules, due to their small size it get heavily hydrated। ये बहुत ज्यादा heavily hydrated हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन के दौरान हमेशा एनर्जी बाहर निकलती है, और जो भी एनर्जी निकलती है, जो वाटर मोलिक्यूल की जब अट्रैक्शन होती है यहाँ पे आपके इस लिथियम आयन के साथ, तो उसको आप हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो शुरू में मान लीजिए एनर्जी की यहाँ पे जरूरत पड़ गई हमें, मान लीजिए 100 जूल, और एनर्जी अब निकल गई बेटा 200 जूल। तो ओवरऑल रिजल्ट बेटा क्या निकला, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, नेट एनर्जी तो निकली ना, देखो देनी पड़ी कम और निकल गई ज्यादा, तो ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो गई, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। ऐसा ही लिथियम के अंदर होता है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, इसका छोटा जो साइज है Li+ का, इसलिए इतना एक्सेसिव हाइड्रेटेड हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। इतना स्टेबल तो ये सीजियम भी नहीं होता। इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकला था, जिसे फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कहते हैं, और जो सीजियम आयन बना था, ये बहुत ही कम एनर्जी से निकल गया था, बहुत ही कम, बहुत ही कम। मान लीजिए इसको देनी पड़ी जो एनर्जी, मान लीजिए सिर्फ 50 जूल देनी पड़ी, ठीक है ना। लेकिन अब ये हैवीली हाइड्रेटेड नहीं हुआ चारों तरफ वाटर से, बिकॉज बोलो क्या हुआ, बिकॉज देयर साइज इज लार्ज, इसका बड़ा साइज है, इसलिए ये हाइड्रेटेड नहीं हो पाता, बहुत कम हाइड्रेटेड होता है, इसलिए इसकी नेट एनर्जी पॉजिटिव रहती है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। देखो सीजीएम है, उसमें 50 जूल एनर्जी दी ना, जितनी एनर्जी थी 50 जूल बढ़ गई, ऊपर 100 जूल बढ़ी थी। देखो लिथियम के केस में 100 जूल देनी पड़ी थी, तो ज्यादा किसकी बढ़ी थी, लिथियम की। लेकिन लिथियम आयन पानी डालते ही साथ हेवीली हाइड्रेटेड हो गया और 200 जूल एनर्जी निकल गई। सीजियम हाइड्रेटेड हुआ ही नहीं, जो 50 जूल एनर्जी देनी पड़ी थी ना, जिसे आप कम कह रहे थे, कम, अब निकली तो नहीं ना यहाँ पे। तो ओवरऑल जो एनर्जी है सीजियम की बढ़ी रही, ज्यादा रह गई, और लिथियम की कम हो गई, क्योंकि ली थी 100 और निकल गई 200।
तो कम हो गई तो स्टेबल हो गया। तो लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मतलब हाइड्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जो लिथियम है जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज मोर स्टेबल, जबकि सीजियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं है एक्वा सॉल्यूशन में, क्योंकि Li जो पॉजिटिव है जो बना है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, ये हैवीली हाइड्रेटेड हो गया, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी निकल गई और इसलिए स्टेबलाइज हो गया। जबकि यही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सीजियम में ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सीजियम इतना अच्छा नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम। तो इस तरीके से हम इसका जवाब देते हैं। यही हमारी बेटा थर्ड हेडिंग थी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड द लेटिस एनर्जी। लेटिस का मतलब होता है लेटिस को तोड़ना, जो सॉलिड है उसका जो लेटिस बना होता है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको आयनों में तोड़ना। सो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लेटिस इनटू आयंस, इंडिविजुअल आयंस, तो वो लेटिस एनर्जी होती है। हाइड्रेशन का मतलब मैंने अभी आपको बेटा बता ही दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया ना बेटा, आगे बात समझ में। तो कहने का अभिप्राय क्या होता है कि जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, तो वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उस पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे लिथियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द सीजियम इन द +1 इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये जरूर ध्यान रखना, इन द एक्वस सॉल्यूशन, हम बिना एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। क्लियर हो गया बेटा। और इसी टाइप से मोर द वैल्यू ऑफ लेटिस, मान लीजिए कोई चीज, कोई लेटिस बना हुआ है, वो टूट ही नहीं रहा, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इट मीन वो लेटिस स्टेबल है, वो लेटिस स्टेबल है वहां पे। उस लेटिस के अंदर जो भी कैटायन एनायन है वो स्टेबल फॉर्म है, जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल है। तो मतलब अगर किसी कंपाउंड की जो लेटिस है वो आराम से टूट नहीं रही, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इट मीन ज्यादा एनर्जी देने का मतलब वो स्टेबल है। और उसके अंदर जो एलिमेंट जो प्रेजेंट है जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल है। अब आगे ना बेटा बात समझ में। तो लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबल, जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होती है तो एलिमेंट उस पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जरूर स्टेबल होगा। ऐसे हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, इट मीन्स उतने इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल हो गया होगा। क्लियर हो गया बेटा, आगे ना बात समझ में इतनी। चलो अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो इसके बारे में बेटा हमने काफी बार सीखा, जैसे स्कैंडियम की कॉन्ग्रेगेशन हमने लिखी थी। तो यहाँ पे क्या है, जो ये 3D और 4s है, देर इज ए वेरी लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन द 3D एंड द 4s। तो ये जो 3D और जो 4s है बेटा, इनके बीच में देखो, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है, किस चीज का गैप बेटा, यहाँ पे एनर्जी गैप। द एनर्जी गैप इज वेरी लेस, द एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल। सो ड्यू टू दैट वेरी लेस एनर्जी गैप, तो अब उससे होगा क्या। सो ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी गैप इन बिटवीन द 3D एंड द 4s, और इन जनरल पूरे डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो इन बिटवीन द, इसको n-1d ही कहेंगे। क्योंकि मान लीजिए देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये 4s है बेटा, 4 n की वैल्यू को अगर हम 4 मान लें, 4, तो n-d ही आएगा ना, क्योंकि 3 है यहाँ पे। तो आप इन जनरल यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे n-1d लिख सकते हैं, और यहाँ पे इन जनरल लिखना चाहें तो आप ns लिख सकते थे। तो जो n-1d और ns के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत ही कम है। इसलिए जो n-1d वाले जो इलेक्ट्रॉन, दे कैन बी लॉस्ट लाइक दैट ऑफ द ns इलेक्ट्रॉन, एंड दस दे कैन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। इसलिए 3D वाले भी बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं। और इसलिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। और इवन आपने सीखा है कि जो मैंगनीज है जैसे, वो तो कितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +2 से +7। आयरन सिर्फ +2 और +3 दिखाता है। क्रोमियम +2 से लेके +6 तक दिखा देता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज बेटा आप ध्यान रखना। ठीक हो गया ना बेटा। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जो मैग्नीट्यूड है ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इन द ट्रांजिशन सीरीज 5। तो जब आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अगर आप देखें, तो अप टू द मिडल आप जाएं तो क्या होता है, आपकी जो ट्रांजिशन जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ बेटा क्यों होता है ऐसा। चलो उसका जवाब देखते हैं। पहले तो देखो हमने कॉन्फ़िगरेशन ही लिख दी, अब हुआ क्या। तो जैसे ही हम अप टू द मिडल जाते हैं, जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो आपके भरने शुरू कर देते हैं। जैसे अभी कॉन्फ़िगरेशन मैंने शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था ना बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो बताया था एक इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाता है। तो द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम के केस में क्या होगा बोलो, यहाँ पे स्कैंडियम के केस में तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है। स्कैंडियम के केस में तो एक ही है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा है, बताया था ना हमने। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर अगर 21 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या थी, 3d1 4s2, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन अभी आपके सामने है तो स्कैंडियम की ही दिख रही है हमें। अगर उसके बाद जैसे आप अप टू द मिडल जाएंगे, स्कैंडियम के बाद मान लीजिए बेटा आप टाइटेनियम में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
3d2 4s2 है ना, डी के अंदर दो आ गए थे पहले, फिर दो आ जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक से दो हो गए। टाइटेनियम में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में जाएंगे 23 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा 3d3 और 4s2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो 2 से 3 हो गए। उसके बाद वेनेडियम के बाद जब हम क्रोमियम में चलते हैं 24, तो इसकी कॉन्ग्रेगेशन ग्राउंड स्टेट क्या होनी चाहिए, 3d4 4s2, लेकिन ये होती नहीं, हमने बताया था ना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यानी 4 होने चाहिए थे। लेकिन एक क्या होता है, ये जो 4s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक यहाँ पे जंप कर जाता है इसके अंदर, इसलिए कॉन्ग्रेगेशन बेटा क्या बन गई थी, 3d5 और 4s1 बन जाती है इस टाइप से। आगे मैंगनीज है तो उसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो डी ऑर्बिटल में, वो इंक्रीज हो जाते हैं अप टू द मिडल। ठीक हो गया। तो इंक्रीज होने की वजह से फिर उससे क्या हो गया, तो उसकी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उनकी मिडल तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, इंक्रीज होनी। तो मोर द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा वो क्या शो करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उतने ज्यादा इंटरमेटेलिक बॉन्ड भी बनने होते हैं। यानी कई क्वेश्चन इसी बात के ऊपर बेटा निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं -1d और इसके अंदर, और जितने अनपेड होंगे उतने ही ज्यादा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बेटा बात समझ में यहां तक क्लियर हो गया। चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज आफ्टर द मिडल, मिडल के बाद वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, अब उसका क्या रीजन बनेगा। देखो आफ्टर द मिडल अगर आप देखें तो देखो हो गया क्या, आपकी पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स, पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो देखो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था ना, मैंगनीज तक हमने क्या देखा, मैग्नीज तक तो हमने ये देखा था स्कैंडियम, देखो फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर ये क्रोमियम हो गया था, फिर मैंगनीज हो गया था। देखो ये मैंगनीज था बेटा आपका, मैंगनीज में बेटा कितने थे, 5 थे। और ये मैग्नीज के बाद जब आयरन चलता है, देखो आयरन 26 में, देखो ये 26 एक अनफिट, ये मैंने देखो ये डाल दिया 26, फिर ये 27, फिर 28, फिर 29, फिर ये एक यहाँ से फिर जंप कर जाता है वापस, देखो ये यहाँ से 3d10 4s1, फिर ये आपका जिंक हो गया इस स्टेप से। तो हमने क्या देखा, आफ्टर द मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, बोलो यहाँ पे पेयरिंग होनी शुरू है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है आफ्टर द मिडल। तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन मैग्नीज के बाद अगर आप जाएं तो आपकी वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज भी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों को टाइटली भी होल्ड किए रखता है, अपनी तरफ टाइटली होल्ड किए रखता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो गए और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को भी टाइटली होल्ड किए रखता है, और इसीलिए जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आपकी जो डोमिनेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या क्या होती है, बोलो आयरन कोबाल्ट निकेल जिंक इन सभी के अंदर, दैट इज अ +2। वैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल पूरी डी ब्लॉक के अंदर वो +2 ही होती है, वो भी +2 ही होती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, हाउ द वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट और जो डी ब्लॉक वाले हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, कैसे समझाने का प्रयास करेंगे, कैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप उन चीजों को बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं की। तो देखो ये हमारे डी ब्लॉक हो गए। तो डी ब्लॉक के अंदर होता क्या है, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी बाय +1 इन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय रिमूविंग ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो आपके ये दो दो इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे लॉस कर देते हैं, देखो ये 4s2 तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें डी वाला, मान लीजिए आपके ये स्कैंडियम आ गया, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अगर किसी में 4 है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में तो 4 आ जाएंगे ना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैंने अभी क्या बताया, ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने जो दिख रही है, ये बोलो बेटा किसकी है, दैट इज ऑफ द स्कैंडियम। तो इसमें तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन आपके 3d1 और 4s2, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दो, एक ये कर दो, +3 हो गया। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दूं स्कैंडियम के बाद, जो कि टाइटेनियम होता है वो, जिसका 22 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और अगर वो लॉस कर दे तो फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, क्या हो सकती है, +4, एंड सो ऑन इस टाइप से। तो 1 1 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इन द ट्रांजिशन एलिमेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट कैन वेरी, वो वेरी कर सकती है, +3 है, +4 है, +5 है, मतलब 1 1 का डिफरेंस भी यहाँ पे पॉसिबल है बाय रिमूवल ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन को लॉस करना स्टार्ट कर दे, जैसे टाइटेनियम में अगर 2 लॉस करे +2, एक और लॉस कर दे +3, एक और कर दे +4, तो +2 +3 +4 यहाँ पे पॉसिबल है इस टाइप से। फिर हो गया ना बेटा, आगे बात समझ में। तो ये तो हो गई बातें जो मैं आपको समझाने का प्रयास किया, बोलो किसके अंदर, आपके डी के अंदर, बोलो किसके अंदर हो गया, ये तो डी के अंदर हमने देखा।
अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो आपके जितने ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय वन। जैसे आयरन में देखो +2 +3 दिखाता है, कॉपर में देखो +1 +2 दिखाता है, तो दे डिफर बाय वन। लेकिन नॉन ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहीं पे भी देखो, आप जैसे मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप ले लें आप, तो उसमें आप क्या देख पाएंगे। मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मैं ग्रुप नंबर 13 ले लेता हूँ। तो ग्रुप नंबर 13 वाले जो एलिमेंट है ना बेटा, उसमें कोई भी ले लो, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे आपने पढ़ा था बेटा। तो इसमें आपने पढ़ा था ना ऐसे कि वैसे तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में बेटा 3 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो 1s2 2s2 और देखो 2p1, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 दिखाते हैं। लेकिन या फिर क्या होता है, ये ऐसा क्यों है 3 दिखाते हैं। या एल्यूमिनियम है बेटा, उसमें देखो, ये देखो 3s2 और ये देखो 3p1 है बेटा, है ना। तो या तो देखो पी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही दिखाएगा। या अगर ये 3s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, 3s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक मैं पी में भी जम कर दूं, तो देखो 3 अनपेड हो गए। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन या तो एक होगा, देखो दोबारा से देखो, बोरोन में 2s2 और ये 2p1, अनपेड इलेक्ट्रॉन या तो एक है बेटा। अगर एक एक्साइट कर दिया तो एक से दो थोड़ी ना होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक के बाद तीन हो गए, तो तीन हो गए। तो गैप कितने का आया, गैप आया दे डिफर बाय द टू, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में टू से डिफर करते हैं। आप चाहे ग्रुप 13 में देखना, 13 14 15 16 17 किसी में भी देखना, 18 में भी जाके जिनोन के बारे में देखना, तो आप ये देख पाएंगे दे डिफर इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय टू से डिफर करते हैं। जैसे अगर आप देखें ग्रुप नंबर 16 के बारे में, देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्रुप नंबर अगर आप 16 की बात करें, देखो ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का 8, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और बेटा देखो जैसे 2p4 हो गया। अगर इसकी वैलेंस शेल को आप लिख के 2s में दो हो गए, और 2p में देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, बेटा दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए ना। लेकिन अगर हम इसके नीचे सल्फर है, अगर उसको देखें वैलेंस शेल बढ़ा दें, तो क्या होगा, देखो 3s2 3p4 और ये 3d0 हो गया। तो अब डी आ गया इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन और अगर हम जिम करेंगे, मान लीजिए इसको हम डी मान लेते, तो यहाँ पे डी आ गया ये। तो देखो या तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, या अगर ये भी अनपेड हो गया तो चार अनपेड है, या ये भी हो गए तो छह अनपेड है। तो कहने का मतलब दो दो से डिफर करती है ऑक्सीडेशन स्टेट इन द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे पी ब्लॉक की अभी हम बातें कर रहे हैं, ऐसे +3 +5 लिखा है, ये आपके ग्रुप नंबर 15 के बारे में लिखा है। जो नाइट्रोजन के बारे में अगर हम देखें, तो नाइट्रोजन है जैसे बेटा, वहां पे अगर आप देखोगे तो किससे डिफर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 1s2 2s2 और देखो जैसे 2p3 हो गया। तो ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल को अगर आप ओपन फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, 2s में दो है और 2p में बेटा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 है। इसमें तो डी होता नहीं, लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करें यहाँ पे 15, तो उसमें क्या आ जाएगा, इसमें इसमें आ जाएगा देखो 3s2 और ये 3p3 और 3d बेटा 0 है यहाँ पे। तो अब क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं डी दिखा दूं यहाँ पे, और तो वैलेंस तो कॉमन रहेगी ना बिल्कुल सारी। देखो ये 5 दिखा दिए, तो देखो या तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन में तो डी है नहीं, फास्फोरस में यही होगा, एक तो 3s ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3p ये 3 इलेक्ट्रॉन, या तो तीन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, या दो इलेक्ट्रॉन ये अनपेड हो जाए तो पांच अनपेड हो जाएंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि चार अनपेड हो जाए, या तो तीन होंगे या पांच होंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट डिफर बाय द टू। तो ये कुछ कॉमन बातें थी जो अब हमें ध्यान रखनी पड़ती है, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि क्या कैसे डिफर करती हैं। जो वेरिएबिलिटी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ट्रांजिशन एलिमेंट में कैसे आती है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में दे में डिफर बाय +1, और यहाँ पे दे डिफर बाय टू, ये टू से डिफर करते हैं बेटा। तो ये था इनके बीच में जवाब। क्लियर हो गया, इतनी आगे बात समझ में। तो चलो ठीक है, अब हमारे पास देखो ये अगला क्वेश्चन आ गया, इसको क्लियर कर देते हैं। विच ऑफ द 3D ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। देखो वैसे तो हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के द्वारा हमने सीख ही लिया था कि जो आपके 5D सीरीज वाले एलिमेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके अलावा भी जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जैसे मैंगनीज है, इसके पास कितने हैं बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो 5 तो इसके अंदर हो गए, है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख के देखें, तो मैंगनीज के बारे में अगर हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखें, तो बेटा कितना हो जाएगा, 1 अनपेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांच अनपेड हो गए ना बेटा। और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो इस टाइप से अगर ये सातों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो क्या हो जाएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर देता है। फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाती है यहाँ पे। तो मतलब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यहाँ पे कौन, मैंगनीज, आपके 3D के अंदर देखिए तो।
तो मैग्नीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो मैग्नीज कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट रेंजिंग फ्रॉम +2 टू +7। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, देखो ये दो 4s वाले, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो +7 हो गई। वैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी स्टेबल है मैग्नीज की, वो क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये बच जाएंगे बेटा 3D में 5, और हाफ फील्ड कॉन्जुगेशन हो गई। तो जो मैंगनीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों स्टेबल है? क्योंकि इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट द डी सबशेल इज हाफ फील्ड। डी सबशेल क्या है? हाफ फील्ड है, इसलिए वो स्टेबल हो जाता है इसके अंदर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। वो लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो अब इसका जवाब देखते हैं बेटा। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई। देखो इसकी जो वैलेंशियल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, कोई भी एलिमेंट हो, वट एवर में बी द नेम ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक एंड सो ऑन, चाहे 3D हो, 4D हो, 5D हो, तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s में, जो इलेक्ट्रॉन वो दो ही रहते हैं। तो इसलिए these two electron can be lost easily. So in all the transition series elements, whether the 3D, 4D or the 5D, जो valence s subshell है that contain only 2 electron which can be lost easily. तो इसलिए it can show the they can show the +2 oxidation state by losing these 2 electron. वो एक अलग बात कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कोई एनामलस बिहेवियर आ जाए, जैसे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के आधार के ऊपर क्या चेंज आ सकता है, क्या अनविजिबिलिटी आ सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो एक अलग बात। ये नॉर्मल क्वेश्चन था हमारा। चलो अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट लो ट्रांजिशन सीरीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। यानी ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें, जो हमने ये बात की यहाँ पे +2, तो +2 का तो हमने बता ही दिया कि वैलेंशियल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विच कैन बी लॉस्ट इजीली, जो बड़ी आराम से लॉस्ट किए जा सकते हैं, जैसे हमने पूरा ट्रेंड लिखा। तो आपके चीज सिर्फ स्कैंडियम ऐसा है जो शुरू का पहला एलिमेंट है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता, ये ध्यान रखना बेटा। क्योंकि जो स्कैंडियम होता है वो ये चाहता है, सिर्फ वही एलिमेंट ऐसा है जो +3 ही दिखाता है। देखो ये +3, क्योंकि जो स्कैंडियम है देखो जिसका एटॉमिक नंबर जो 21 होता है, अगर हम देखते हैं तो देखो 3D1 4s2। तो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये के पास 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बेटा। 18 का मतलब आर्गन लाइक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, इसलिए +3 दिखाता है, ये +2 नहीं दिखाता। सो इट कैन, जो आपके जितने भी एलिमेंट है उसमें आपने क्या देखा कि ऑल एलिमेंट शोज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे ही हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों इंक्रीज हो जाती है? वो इसलिए इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आप जब 21 से 25 की तरफ जाते हैं तो जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इन द 3D वो भी इंक्रीज होते हैं 1 से लेके 5 तक। एक चीज ये भी है। दूसरा क्या होता है कि जो पॉजिटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो यहाँ पे आती है वो तो बेटा होगी ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वही मेन स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया, तो उसकी वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ गया। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है? देखो 1 से 2 से 3 से 4 से जैसे हम 5 तक गए। तो ये +2 क्यों स्टेबल है? क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो, जैसे हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो +2 इसलिए स्टेबल है। स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम में तो नहीं है स्टेबल क्योंकि D1 कॉन्जुगेशन है, टाइटेनियम में D2 है, फिर D3 है, D4 है, D5, तो मैंगनीज में जाके D5 मतलब हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद मतलब +2 स्टेट में मैग्नीज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। इसलिए बेटा क्या है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरीके से बेटा आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं। ठीक हो गया। एक चीज और, कई बार एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड ऑल्सो, जो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा, मैं आपको बताऊं, जैसे ये D3 था बेटा, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। वेनेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D3 है, लेकिन इसमें भी पता है बेटा क्या हो जाता है, इसमें ऐसे हो जाता है, ये दो सेट में ऐसे टूटना होता है। ध्यान से देखना, नीचे तो T2G होते हैं जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऊपर EG होता है। तो जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो ये 1 2 एंड 3 भर दिया ना बेटा 3, तो ये हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसकी बेटा क्या हो गई? दैट इज द हाफ फिल्ड टू T2G कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब आपके जो मैंगनीज है, मैंगनीज मैंगनीज के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड डी सबशेल, ये पूरा डी को दिखाया। और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में जो डी होता है उसकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय होकर दो सेट में टूट रहा होता है, T2G और EG के अंदर। अगर हम ये यहाँ पे D3 के बारे में एक्सप्लेन करना चाहें कि ये क्यों स्टेबल है, तो ध्यान रखना एग्जाम में आपसे पूछ रहे हैं तो इसको ऐसे शो कर देना आप
कि डी जो सब शेल है वो टूट जाती है दो सेट में, T2G और EG में। और जो D3 के अंदर ये हाफ फिल्ड हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज द स्टेबल वन। तो जैसे ही हम जाते हैं स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर लूजिंग द टू इलेक्ट्रॉन। सो द स्टेबिलिटी ऑफ द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अप टू द मिडल, यानी अप टू द मैंगनीज तक। क्लियर हो गया बेटा, आगे ना बातें समझ में यहां तक आपको। तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे मिलती है, बाय लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, देखो वही चीज हमने देखो यहाँ पे दोबारा लिख दी है, ठीक हो गया ना। तो इसीलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस करने के बाद वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे के सारे शो करते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते ही चले जाते हैं जब टाइटेनियम से मैग्नीशियम तक गए। और जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेशन की वो बढ़नी होती है, जैसे वेनेडियम में बढ़ गई, हाफ फिल T2G कॉन्जुगेशन होगी, मैग्नीज में हाफ फिल डी कॉन्जुगेशन हो गई। So that is the region behind that. So the stability of +2 oxidation state increases, इसलिए वो बढ़ती चली जाती है। वही हमने लिखा है यहाँ पे, देखो बड़े ध्यान से, कि मैग्नीज के अंदर D5 कॉन्जुगेशन, दैट इज अ हाफ फिल्ड डी सबशेल। और वेनेडियम में कोई पूछे तो क्या कहते हैं, हाफ फिल्ड T2G कॉन्जुगेशन। तो ये दोनों बातें बेटा लिखना आप यहाँ पे, लिख दोगे ना, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बेटा। अब देखो ये दोबारा से सभी एलिमेंट की ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पे लिख दी है कि कौन कौन सी दिखाता है। जैसे जिंक देखो +2 दिखाता, आपने देखा ही था, है ना। तो ऐसे ही जैसे स्कैंडियम सिर्फ +3 दिखाता है, अभी हमने बताया था, क्योंकि जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो जाती है। स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये ग्रुप 18 लाइक कॉन्जुगेशन हो जाती है, आर्गन जैसी, क्योंकि 21 एटॉमिक नंबर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करेगा, तो सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा स्कैंडियम, तो लॉस करने के बाद इसके पास आर्गन लाइक कॉन्जुगेशन हो जाती है +3 में। और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये फुलफिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाती है। तो इसलिए ये स्टेबल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बेटा, ठीक हो गया ना। तो ये पाया गया कि जितने भी एलिमेंट, इसमें मैक्सिमम रेंज बेटा क्या मिली है स्कैंडियम से जिंक, +7 इज द मैक्सिमम विच इज शोन बाय द मैग्नीज। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन की है वो मैग्नीज ने की है, वो +2 से लेके +7 तक वो मैग्नीज शो करता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होती है, देखो स्कैंडियम से मैग्नीज तक है, देखो मैग्नीज, देखो स्कैंडियम में +3 थी, उसके बाद बढ़ी +7 तक मैग्नीज तक, उसके बाद फिर घट गई दोबारा से +6 +5 +4 +3, और जिंक सिर्फ +2 ही दिखाता है। तो on moving from manganese to zinc, the number of oxidation state decreases due to the decrease in the number of available unpaired electron, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में देखा था। तो रिलेटिव जो स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो इंक्रीज होती है ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेनल्टीमेट डी सब शेल। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए वैलेंस शेल के अंदर से 4s के अंदर से, लेकिन उसके बाद जो पेनल्टीमेट डी सब शेल है उसके अंदर से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बिकॉज ऑफ दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फिग्रेशन इंक्रीजेस, क्योंकि देखो अप टू द मिडल तो मैग्नीज हाफ फिल्ड हो गई, उसके आगे जाते हैं तो जिंक तक जाने से फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल जाती है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। और फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अचीव करने की जो टेंडेंसी है वो मैग्नीज से जिंक तक बढ़ती है फर्दर। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि ये पूछा गया कि वो एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है मोर फ्रीक्वेंटली। बताओ कौन होता है, वो कॉपर ही होता है बेटा, आपने सुना था ना, CuCl कंपाउंड बना देते हैं, तो वो कॉपर होता है। कौन होता है बेटा, दैट इज द कॉपर। कॉपर की जनरल कॉन्जुगेशन तो 3d10 4s1 होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, ये देखो 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिया जाए तो क्या होगा, तो ये फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन ये अचीव कर लेता है। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस हुआ, तो आफ्टर लूजिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, तो क्या हुआ बेटा, इट एक्वायर्स द +1 कॉन्फिगरेशन, जिसमें ये जो डी है ये आपकी फुलफिल्ड हो गई, क्या हो गई बेटा, फुलफिल्ड। तो इसलिए जो कॉपर है वो आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर वो स्टेबल होता है, उसके अंदर डी सबशेल फुलफिल्ड होती है। दैट इज अ सिंपल रीजन। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है अब हमारा, to what extent do the electronic configuration decides the stability of the oxidation state in the first transition series? Illustrate with your example. Illustrate your answer with the help of the examples. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन कर, वो तो अभी बेटा हमने देखो कितना देखा,
कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो हाफ फिल्ड हो गया या फुल फिल्ड हो गया, या हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन हो गई या फुल फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। बेटा देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चार बातें याद रखना। या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ग्रुप 18 जैसा स्टेबल हो जाए, या इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद डी जो सबशेल है वो हाफ फील्ड हो जाए, या इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद डी सबशेल फुल फील्ड हो जाए, या इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो T2G कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड हो जाए, या T2G कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड हो जाए। मैंने आपको सारी बातें बेटा बता दी है। कुछ आपके दिमाग में आई ये बातें मैंने क्या बोला, देखो फिर बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था स्कैंडियम के बारे में, देखो स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखें तो आपने ऐसे पढ़ा था 3D1 4s2। अगर ये तीन के तीन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद मैंने बताया ये आर्गन ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो क्या होगी ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन, पहला जो मैंने बात बोली थी आपको। दूसरी बात मैंने क्या बताई, जैसे आपने देखा कि जो क्रोमियम है बेटा, जैसे क्रोमियम 24 के बारे में जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा क्या लिखते हैं, आप ऐसा लिखते हैं कुछ 3D5 4s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे क्रोमियम, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो क्या होगा इसके बाद, बताओ क्या होगा इसके बाद। ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3D5, क्या हो जाती है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब वेनेडियम था बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 था बेटा, जिसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी आपने, आपने लिखी थी 3D3 और 4s2। तो इसमें आपने देखा कि ये दो इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर देता है तो उसके बाद जो ये दो सेट में आप तोड़ रहे थे, नीचे वाला T2G हो जाता है ना, आपको समझाया था ना। तो T2G यानी तीन इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर आ गए, और दो ऊपर वाला EG आपका वैकेंट रह गया। तो ये क्यों स्टेबल हो गया, ड्यू टू द हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे, ये तो हो गए, ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसी थी D3। ऐसे मान लीजिए बेटा मैं D6 लिख दूं आपके सामने, वैसे तो D6 अगर आप लिखो तो आपको देखो ये अनस्टेबल दिखता है कि ये तो आपके पार्सली फील्ड है, देखो ऐसे। अगर आप देखें ये 3 4 5 और 1 6, हाफ फील्ड नहीं है ना बेटा। लेकिन अब अगर इसको मैं दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं इसी टाइप से, इन प्रेजेंस ऑफ दी पोलर मीडियम मैग्नेटिक फील्ड, तो जब इसके दो पार्ट बनते हैं बेटा, कौन कौन से बनते हैं, एक तो T2G बन गया, और ऊपर बेटा क्या बन गया, दैट इज द EG। तो ये जो छह इलेक्ट्रॉन है ये T2G के अंदर आ जाएंगे, देखो ऐसे। सो द फुलफिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, अब क्या होगी बेटा इसकी फुलफिल्ड T2G। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, अगर एग्जाम में आ जाए भाई द D6 कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल एक्सप्लेन, तो आप ये जवाब देंगे ड्यू टू द फुलफिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। अगर आ जाए कि भाई द D3 कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, जबकि नॉर्मली तो दिख नहीं रही, तो आप क्या कहें हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड। और क्रोमियम के केस में आपको दिख रहा था जैसे D5 है, वाई D5 कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, क्योंकि D5 में क्या हो जाता है, ये जो D के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से आ जाते हैं, तो हाफ फिल्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। और या D10 आ जाए, तो D10 के बारे में कोई पूछे व्हाई इट इज स्टेबल, तो आप क्या बताते हो, D10 के अंदर जो डी सबशेल है वो फुल फिल्ड हो जाती है। डी सबशेल बेटा क्या हो जाती है, दैट इज अ फुलफिल्ड, देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 ऐसे फुलफिल्ड हो गई है। जैसे जिंक 2+ के अंदर होती है, जिंक +2 के अंदर क्या कॉन्जुगेशन होती है, D10 होती है ऐसे। कुछ क्लियर हो गया ना बेटा, आपको फंडा समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। तो यही हमारा क्वेश्चन था, टू व्हाट एक्सटेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन डिसाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एकदम मान लीजिए आप एग्जाम में लिखो तो किस तरह से एग्जाम्पल आपको देने चाहिए। तो देखो, द एलिमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैग्नीज दिखाता है +2 से लेके +7 तक दिखाता है, आपने देखा होगा। तो और जो स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इंक्रीज होती है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे आप डी में इलेक्ट्रॉन डालते हो पहले हाफ फील्ड भी हो जाता है, यानी ये डिफरेंट हो जाती है, हाफ फील्ड T2G हो जाए, या हाफ फील्ड डी सब शेल कॉन्जुगेशन हो जाए, या फुलफिल्ड T2G कॉन्जुगेशन हो जाए दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, या फुलफिल्ड डी सबशेल कॉन्जुगेशन हो जाए आफ्टर द लूजिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन। तो जो स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो एटॉमिक नंबर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक हो गया ना। तो ये कॉमन सी बातें हैं जो हम सीखते हैं। उसके बाद स्कैंडियम के बारे में हमने देखो ये सीखा था कि स्कैंडियम कभी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये +3 ही दिखाता है, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद देखो हमने सबसे ऊपर ये डायग्राम बना के समझाया था, वो ग्रुप 18 आर्गन लाइक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, ये इसका आंसर था। अब जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद क्या आता है बेटा, टाइटेनियम, वो +4 प्लस वेनेडियम +5 भी दिखाता है, देखो ये वेनेडियम 23 थे ना, 3D3 4s2, या तो ये +2 दिखाता है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हाफ फील्ड T2G होगी, या +5 दिखाता है, पांचों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो ग्रुप 18 लाइक कॉन्जुगेशन हो जाएगी आर्गन टाइप। तो ये टाइटेनियम और वेनेडियम, टाइटेनियम +4 वेनेडियम +5 क्यों दिखाता है, बिकॉज आफ्टर लूजिंग दीज 4 and 5 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली दे एक्वायर द ग्रुप 18 लाइक कॉन्फिगरेशन।
तो कहने का मतलब क्या था, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख पा रहे हैं वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होती है। हम आंसर यही दे रहे हैं, क्यों वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं बार बार कि वो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गई, या फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गई, या हाफ फिल्ड T2G हो गई, फुल फिल्ड T2G हो गई, या ग्रुप 18 लाइक कॉन्फिगरेशन हो गई, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करें, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कोई संबंध है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ? बिल्कुल है, क्योंकि वही एलिमेंट कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट तभी दिखाता है जब उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल हो। स्टेबल कैसे होगा? इन फॉलोइंग रीजन में से किसी एक की वजह से। अब जैसे मैंगनीज है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल है, क्योंकि आपके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये हाफ फिल्ड डी सब शेल कॉन्फिगरेशन शो कर देता है 3d5। क्रोमियम जैसे हम देखो ऊपर ये दिखा रखा 3d5 4s1 था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके हमने शो कर दिया यहाँ पे, है ना। ये क्रोमियम में बताया था। ऐसे मैंगनीज में 3d5 4s2 हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे वहां पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखो हमारा, what may be the stable oxidation state of the transition element with the following d electronic configuration in the ground state। देखो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे क्वेश्चन में। अगर हमने ये लाइन नहीं पढ़ी ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर एटम्स, ग्राउंड स्टेट की बातें चल रही है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आ गया, जैसे अब इसका आंसर अब हम देखें तो विच में बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे 3d3 है बेटा यहाँ पे, देखो 3d3, तो 3d3 किस में होगी ग्राउंड स्टेट में? बताओ 3d3 किस में दिखता है? वेनेडियम में दिखता है। किस में दिखता है? वेनेडियम में। व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विद द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन द ग्राउंड। 3d3 मैंने बताया वेनेडियम के अंदर ही होता है, ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है बेटा। अब D5 किस में होता है बेटा? क्रोमियम में ही होता है, 3d5 4s1 है। या मैंगनीज के अंदर भी होता है, मैंगनीज में 3d5 ही होता है, 4s2 होता है बाहर। लेकिन बातें चल रही है ग्राउंड स्टेट की। अब लेकिन क्रोमियम जो है, आप ये कहेंगे सर ये तो ग्राउंड स्टेट टर्म नहीं है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन ही है, क्योंकि इसकी तो 3d, लेकिन 3d4 उसमें होती नहीं बेटा। बताया था 3d4 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वापस जंप करके, तो इसमें ग्राउंड स्टेट होती ही नहीं क्रोमियम में। अब 3d7, तो 3d5 के लिए मैग्नीज लिखेंगे आप बेटा यहाँ पे, तो 3d7 कोबाल्ट में होता है। अब 3d4 होती ही नहीं बेटा, पॉसिबल ही नहीं है 3d4, 3d4 इज नॉट पॉसिबल, 3d4 पॉसिबल नहीं है बेटा। हमने बताया था ना, क्योंकि क्रोमियम में होनी चाहिए 3d4 ग्राउंड स्टेट, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4s का डी में आ जाता है और 3d5 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए 3d4 पॉसिबल है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना। बोलो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे देखा जो पॉसिबल ही नहीं निकली? बोलो शाबाश, वो आपकी 3d4 है बेटा। कौन सी थी? 3d4, इट इज नॉट पॉसिबल। क्रोमियम में होनी चाहिए थी, लेकिन है ही नहीं बेटा इसके अंदर। अब देखो 3d4, देर इज नो 3d4 कॉन्जुगेशन इन द ग्राउंड स्टेट, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया बेटा। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेम द ऑक्सो मेटल एनायन ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज इन विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर। अपने ग्रुप नंबर जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया। हम पहले ग्रुप नंबर लिख लेते हैं ताकि हमें ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और लिख दिया ना बेटा हमने, ग्रुप 1 से लेके 18 तक। अब हम एलिमेंट लेते हैं। अब ध्यान से देखना, हमने सारे एलिमेंटों के नाम भी लिख दिए, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, क्योंकि बात थी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ऊपर नाम ये दे रखा था, ऑक्सोमेटल एनायन बनाने। अब इन सभी ऑक्सोमेटल एनायन, जैसे आपने नाम सुना KMnO4, MnO4 नेगेटिव हो गया ऐसे, है। क्रोमियम का Cr2O7 या CrO4 नेगेटिव हो गया ऐसे, है ना। तो ये मतलब होता है कि ऑक्सोमेटल एनायंस बना के दिखाएं इनके। तो अब जैसे वेनेडेट हो गया बेटा, वेनेडेट का बन गया VO3 नेगेटिव। अब ये बताओ, वेनेडेट VO3 नेगेटिव में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब वेनेडियम को ढूंढो पहले, कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? देखो ये रहा यहाँ पे, कहाँ पे मिला बेटा वेनेडियम? जल्दी बताओ कहाँ पे। ये रहा वेनेडियम, देखो ये रहा। कौन से ग्रुप में बेटा? इट इज इन ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 में वेनेडियम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो VO3 नेगेटिव, क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही आती है? ये अब हमें बताना है कि +5 ही आती है या नहीं आती। +5 ही आती है यहाँ पे। बोलो बेटा कैसे आई, कैसे निकाली आपने? बड़ा सिंपल तरीका है देखो इसको निकालने का। आपने ऐसे ही तो किया है ना, वेनेडियम है जैसे, इसको x मान लिया बेटा आपने, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, 3 है, -6। आपकी आयनिक स्पीसी है तो जो चार्ज हो आगे लिख दिया -1, तो x इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया? +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आई, और ये प्रेजेंट भी किस में है? ग्रुप नंबर 5 में, ग्रुप नंबर 5 में प्रेजेंट था। तो नेम द ऑक्सो मेटल एनायन
of the first transition series in which the metal exhibit the oxidation state सेम टू दैट ऑफ द ग्रुप नंबर, जो ग्रुप नंबर है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेनेडियम का ग्रुप नंबर 5 है और वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। और देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल कोई हो, अभी मैंने नाम बोला ही था, जैसे क्रोमेट आ गया बेटा, CrO4 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी +6। बोलो बेटा कैसे आई +6? देखो उसी टाइप से अभी तो निकालनी सिखाई, इसको एक्स मान लें, -2 होता है, 4 है, -8 इजिकल टू जो चार्ज है -2, तो कितना आ गया बेटा +6। और क्रोमियम है कहाँ पे, देखो ये रहा क्रोमियम, किस में है, ग्रुप नंबर 6 में। तो 6 नंबर ग्रुप में, ग्रुप नंबर 6 है क्रोमियम का, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 है, जो क्रोमेट आयन है यहाँ पे इसके अंदर। अब परमैग्नेट में देखो, परमैग्नेट क्या होता है, MnO4 नेगेटिव। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गए। अब मैग्नीज को ढूंढो, देखो पहले यहाँ पे मैग्नीज है कहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, ये रहा मैग्नीज, और ग्रुप नंबर 7 है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 7 है। आई कैसे देखो निकाल लेते हैं, मैग्नीज को एक्स माना, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 है, 4 2 8, ओवरऑल जो चार्ज है पूरी स्पीसी पे -1 है, तो एक्स इजिकल टू +7 आ गया। समझ में आ गई बेटा बातें यहाँ तक? तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि इस तरीके से आप इनके जवाब बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द +3 एंड +2, ऐसा क्यों? टाइटेनियम में बताएंगे बेटा, टाइटेनियम में ऐसा क्यों? देखो टाइटेनियम की कॉन्केशन होती है 3d2 4s2, और अंदर तो बेटा ये डैश 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 हमें लिखना ही होता है, यहाँ पे आर्गन है, इससे पहले और कुछ ना लिखना चाहो, आर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन के हो गए, और आगे 3d2 4s2। क्लियर हो गया ना इतना? अगर ये चारों इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दे तो क्या होगा, लॉस करने के बाद देखो ये चारों को क्या होगा, आर्गन लाइक कॉन्फिगरेशन, देखो आर्गन लाइक, ग्रुप 18 लाइक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। तो इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट द टाइटेनियम एक्वायर्स द fulfilled stable configuration, fulfilled group 18 like configuration, fulfilled group 18 like stable configuration या noble gas configuration. So it generally shows the +4 oxidation state as compared to the +3 and +4. तो +4 ज्यादा स्टेबल है as compared to the +3 and +2 in the titanium। ठीक हो गया बेटा, आ गई ना बात समझ में? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख ले, कुछ बेसिक पॉइंट जो अभी तक हमने पढ़े उनको थोड़ा चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बोलो जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम डजंट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए जो वेरिएबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप 4 से 10 में चलती है। स्कैंडियम में हमने बताया था ना, ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये ग्रुप नंबर 18 आर्गन जैसा हो जाता है, तो इसलिए ये वेरिएबिलिटी शो नहीं करता, ऐसा हमने बताया था। तो 3d1 4s2, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तीनों के तीनों, और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये आर्गन लाइक कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेता है, इसलिए ये वेरिएबिलिटी शो नहीं करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा। स्कैंडियम टाइटेनियम हैज फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर, इनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग D1 है स्कैंडियम में, तो टाइटेनियम में D2 आएगा, तो स्कैंडियम टाइटेनियम हैज फ्यू इलेक्ट्रॉन टू लूज और शेयर, हेंस दे शो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई पूछे कि भाई क्यों, देखो जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इनमें तो है ही कम इलेक्ट्रॉन, तो कम ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेंगे। अब टाइटेनियम में देखो आप, कितने हो गए, 3d2 4s2 है बेटा, तो ये क्या करेगा, ये या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या 3, या मैक्सिमम 4, 4 के बाद तो स्टेबल है। अब जैसे जिंक है, जिंक के अंदर क्या होता है, जिंक हैज टू मैनी इलेक्ट्रॉन, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इट हैज फ्यूअर ऑर्बिटल अवेलेबल टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर, हेंस दे शो लेस नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जिंक, क्योंकि इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, ऑर्बिटल भी खाली नहीं है, ऑर्बिटल भी खाली है, तो फ्यूअर ऑर्बिटल अवेलेबल टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर, सो दे शो द लेस नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो एलिमेंट होते हैं एट द एक्सट्रीम एंड शोज द लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम से जिंक के जो दो एंड हो गए, इधर स्कैंडियम टाइटेनियम, ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऐसे जिंक भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ही शो करता है बेटा उधर। तो जैसे जिंक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अब क्या हो जाएगा बेटा, इट बिकम्स द ग्रुप 18, आपके फुलफिल्ड डी सबशेल कॉन्जुगेशन हो जाएगी। तो डी सीरीज में देखिए तो मैग्नीज सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिखाता है, ये सारा हमने रिवीजन सा करवाया जो पीछे एक बार हमने पढ़ लिया था। तो देखो 3d5 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन पे अचीव कर लेगा, इसीलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और सातों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये +7 तक चला जाता है।
तो अमंग द ट्रांजिशन सीरीज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है? एस वाले इलेक्ट्रॉन और डी वाले इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर लें, वही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे मैग्नीज में एस में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, डी में 5 है, 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एस वैलेंस एस एंड द n-1 डी। अब हमारे लिए अगला क्वेश्चन देखो, जो Fe3 और प्लस और Fe+2 में देखें तो कौन ज्यादा स्टेबल है? अगर इनमें अगर हम देखें इनकी स्टेबिलिटी के बारे में जिक्र करें तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन आयरन की क्या होती है? जैसे आयरन 26 एटॉमिक नंबर है तो आखिर में 6, तो 3d6 4s2 ऐसा हम लिख देते हैं। अगर +2 देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और +3 देखेंगे तो 3। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें Fe3 की, जैसे मैंने पहले लिख दी, तो क्या दिखाई दी आपको यहाँ पे? तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बोलो कहां से लॉस हो गए? 4s में से, एक 3d के अंदर से, तो 3d5 ही बच गई। मतलब हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई बेटा। क्या हो गई? हाफ फिल्ड होगी ना। लेकिन Fe2+ में देखिए, मैंने Fe+2 की देखी तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 किए तो 3D में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 6 है तो ये फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। अगर आपसे ये पूछें कि Fe2 ज्यादा स्टेबल हो गई तो उसका जवाब क्या देना बेटा? उसका जवाब देना फुलफिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। इनको अगर मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन में कहें, एक्वस सॉल्यूशन पोलर मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कहें कि Fe+2 स्टेबल हो गया, तो उसका जवाब दो क्यों, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम स्टेबिलिटी को? तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना बेटा, जो डी है, जो डी है यहाँ पे, हम क्या करेंगे इस डी का? आप डिसोसिएशन आपका इसका ब्रेक डाउन करके दिखा देंगे डी का। बोलो कैसे दिखाएंगे? देखो कुछ स्टेप से। ऊपर तो बेटा क्या दिखाना है यहाँ पे? एनर्जी की ये लाइन है बेटा, इस स्टेप से एनर्जी लाइन है। यहाँ पे तो ये डी के हो गए ना बेटा, ये डी के दिखा दोगे आप ऐसे ऐसे। ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर देना। उसके बाद यहाँ पे बेटा क्या दिखाया आपने? ये T2G। T2G में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन दिखाना? 2 2 4 और 2 6। और ये खाली है, तो ये बेटा कौन हो गया? दैट इज द T2G। और ऊपर बेटा कौन हो गया? दैट इज द Eg। तो फुलफिल T2G कॉन्जुगेशन Fe2+ इज स्टेबल। ऐसे हम जवाब दे देते हैं उसको। क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो ना बेटा, वैसा ही जवाब देना आप। ये नहीं है कि वैसे ही लिख दोगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिव द रीजन। तो Fe3 इज मोर स्टेबल। Fe3 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और Fe+2 पार्शियली फिल्ड हो गई। लेकिन Fe+2 भी अगर स्टेबल पूछे तो कह देंगे फुलफिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन हो गई। बेटा क्या हो गई? फुलफिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक हो गया। और T2G की जो एनर्जी होती है वो Eg से क्या होती है? कम होती है। तो वैसे इन जनरल देखें तो Fe+3 इज मोर स्टेबल, लेकिन Fe2 भी हम स्टेबिलिटी उसकी प्रूव कर देते हैं। जैसा क्वेश्चन मैंने बताया वैसे ही, क्वेश्चन की जैसी डिमांड होगी वैसे उसका आप जवाब दे देना बेटा। केमिस्ट्री में यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप रीजनिंग बनानी शुरू कर देते हैं अपनी तरफ से, और वैसा उसका जवाब प्रॉपरली हम दे पाते हैं। अब देखो, गिव एग्जांपल एंड सजेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक। ऐसा क्यों? द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोर ऑक्सीजन फ्लोरीन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा टेंडेंसी होती है पेड इलेक्ट्रॉन को अनपेड करवाने की, या उनको लॉस करवा देने की। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिट इन द ऑक्सो एनायन ऑफ द मेटल। ये बातें हमने पीछे ही पढ़ी थी, दोबारा से देख लेते हैं बेटा एक एक करके। तो देखो, द लोअर ऑक्साइड अगर हम ले लें ट्रांजिशन मेटल के, बट इट मींस लोअर ऑक्साइड लेने का मतलब जो आपका मेटल एटम है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब लो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि अभी उसने सारे इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद आने वाला चार्ज। अब लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कम इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अभी कुछ बाकी है उसके पास, कुछ बाकी। मतलब कोई एलिमेंट अगर उसके पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब अभी उसकी वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। देयर आर सम इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल विच आर नॉट नाउ बीन इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। वो अभी तक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, अभी बाकी हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन बाकी हैं तो इसका मतलब डोनेट कर सकता है तो डोनेट करेगा ना, नहीं है तो कहां से करेगा? तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल होता है उसकी वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन अभी लॉस्ट नहीं हो चुके होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन अभी उसके पास बाकी होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है, इसलिए वो बेस का काम करेगा। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो लोएस्ट ऑक्साइड जो होते हैं उनके, उसमें वो बेसिक का काम करता है। जबकि जो हायर ऑक्साइड होता है उसका मतलब क्या हुआ? इसके रिवर्स अगर हम कहना चाहें, हायर ऑक्साइड का मतलब होता है कि जो मेटल है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बोलो मेटल किस में है? मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्साइड का ये मतलब हो गया। अब हायर ऑक्साइड और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब?
मतलब ये हो गया कि अब उसकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द डोनेशन या फॉर द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के लिए, डोनेशन के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डोनेट करने के लिए, तो अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो क्या करेगा वो? एक्सेप्ट ही कर सकता है, डोनेट तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो एसिड का काम करेगा। नाउ इट हैज द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, अब उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, अब उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो ज्यादा है, इसलिए वो एसिड का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा? एसिड का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे देखें बेटा, MnO, यहाँ पे Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो, अगर आप Mn को यहाँ पे एक्स मान ले, Mn को क्या मान ले बेटा आप? यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन की ओर -2 चार्ज, तभी तो ये 2 लिख रखा है रोमन लेटर्स में। मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। क्योंकि देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो बेटा आप जानते हो ना, तो क्या लिखते हो बेटा? कॉन्फिगरेशन 3d5 और 4s2। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कॉन्फिगरेशन बोलो क्या बन जाएगी +2 के अंदर? अभी इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन बाकी है, बोलो क्या बनेगा? दैट इज द 3d5 और 4s0। अभी देखो डी में इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब डी में इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ये किसी को डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है, तो इसलिए बेस है। तो क्या है ये? तो MnO जो होता है, MnO इज बेसिक, क्योंकि उसमें Mn की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन बाकी है। Mn2O7 को देखो इसी टाइप से, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, जो अभी मैंने आपको बताया। अब देखो ये मैग्नीज की कॉन्फिगरेशन तो आपने लिख दी। अब अगर इधर मैं Mn+7 की लिख के दिखाऊं, तो 7 का मतलब सातों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, मतलब सिर्फ आर्गन की कॉन्फिगरेशन बच गई, क्योंकि सातों इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 3d5 के भी और 4s2 के भी। तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई बचा ही नहीं, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगी, रोटेटिंग लाइक। अब ये एसिडिक है, अब ये ले ले सकता है। अब ये ले ले सकता है, कितने लेता है वैसे? अगर ये दो ले ले इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, देखो Mn+7, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये क्या कर सकता है? यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है आपसे। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 3d5 में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? हाफ फील्ड स्टेबल हो जाना। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करे वो आपका कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो KMnO4 है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, Mn2O7 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्योंकि ये Mn+7 स्टेट में है और ये एसिडिक है। इलेक्ट्रॉन गेन गेन कर सकता है, और गेन भी कितने करेगा? गेन कितने करेगा बोलो? जल्दी बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये +7 से कहां पे पहुंचेगा बोलो? जल्दी से बताओ। ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पांच। 5 गेन करके 3d5 को एक्वायर कर लेता है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा टू एक्वायर द हाफ फिल्ड डी सबशेल कॉन्फिगरेशन। तो इस तरह से जैसे क्वेश्चन आए मैंने आपको बताया, आपका जवाब वैसे ही बन जाना चाहिए। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, हाईएस्ट एम्फोटेरिक, अभी मैंने बता ही दिया। ये ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। पहला तो A1 पार्ट हो चुका, अब सेकंड पे चलते हैं, ऑक्साइड वाला बेटा अगला। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में हम जानते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे, एक्सेप्ट करना चाहे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो लॉस करना चाहे, रिड्यूसिंग एजेंट। एक अलग सेशन भी है हमारा इसके ऊपर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर, जिसके ऊपर हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। ठीक हो गया ना? तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहीं के अंदर टेंडेंसी है टू अनपेड द पेड इलेक्ट्रॉन, या टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इनसे विड्रॉ करने की पावर, विड्रॉ करेंगे तो उतना ही उस कोरस्पॉन्डिंग मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर पाएगा। इसलिए जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही दिखाते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हो गए बेटा, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया ना बेटा? चलो अगला पार्ट आ जाता है, पार्ट नंबर। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिट इन ऑक्सो एनायन। तो जैसे मैंने अभी बताया था, अभी पीछे आ ही गया, उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्टी है। ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, स्मॉल साइज होता है। तो इसलिए जो ऑक्सो एनायन होते हैं ऑफ ए मेटल हैव द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे परमैग्नेट हो गया, परमैग्नेट में मेन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। अभी आपको एक्स मान के निकाल के हमने दिखा ही दी थी बेटा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से देखना, आप देखो जो मैं बता रहा हूं। Why Mn+2 compound more stable than Fe+2 towards oxidation to their +3 state?
अब इनका जवाब दे बेटा क्यों। अब देखो, जो मैंने इस पीछे सारी बातें बता दी थी कि स्टेबिलिटी कैसे कैसे देख सकते हो, बोलो कैसे कैसे देख सकते हो। देखो, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो स्टेबल है तो या तो ये देखो ग्रुप 18 लाइक तो नहीं है, पहली बात। दूसरी, ये देखो क्या वो हाफ फिल्ड डी सबशेल कॉन्फिगरेशन तो नहीं है, हाफ फिल्ड डी सबशेल कॉन्फिगरेशन तो नहीं है उसकी। हाफ फिल्ड डी सबशेल का मतलब वो ऐसा तो नहीं दिख रहा कि डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उन सभी के अंदर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वैसे इसे हाफ फिल्ड डी सबशेल ऐसा तो नहीं है। या ये देखो जो डी सबशेल है वो फुल फिल्ड तो नहीं है, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो ऐसे फुल फिल्ड, ये देख लो। या ये देख लो, ये जो डी सबशेल है ये वैकेंट तो नहीं है बिल्कुल, कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ग्रुप 18 लाइक हो गया। या ये देख लो कि जो ये डी सबशेल थी, डी सबशेल जिसके अंदर ये 5 ऑर्बिटल देखो होते हैं, ये जब दो सेट में टूट जाता है T2G और EG में, तो ये देखो जो T2G है ये हाफ फील्ड तो नहीं हो गई है, T2G हाफ फील्ड तो नहीं हो गई है। या ये देखो जो ये डी सबशेल है इसके अंदर जो ये 5 ऑर्बिटल हैं, और ये उसके बाद ये जो T2G है ऊपर वाला देखो EG होता है, तो ये जो T2G ये फुल फील्ड तो नहीं हो गया है, फुल फील्ड T2G कॉन्जुगेशन देखो ऐसे, ये EG हो गया, ये T2G हो गया। इनमें से कोई भी एक कॉन्जुगेशन आ सकती है। ये हो गया फुलफिल T2G कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो हो गई ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं तो ग्रुप 18 स्टेबल। ये फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी डी सब शेल की फुलफिल्ड। ये हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाफ फिल्ड। तो अब ये देखना है इनमें से कौन सी बात फिट होती है, सारी मैंने साइड में लिख दी आपके लिए, अब आप देखना और बताना। देखो देखो एमएन की कॉन्जुगेशन लिख दी पहले हमने, बीच में तो शुरू में तो आर्गन ही होता है बेटा, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया ना, 18 वो पहले आ जाता है, देखो यहाँ पे ये आर्गन है बेटा, ठीक है। अब देखो 3d5 4s2 हो गया। क्वेश्चन क्या है, वाई द Mn+2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल। Mn2 क्यों ज्यादा स्टेबल, अब Mn2 की लिख देते हैं कॉन्जुगेशन। तो Mn2 की ये बन गई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए ये बाहर वाले, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो क्या बन गया, 3d5 हो गया और 4s0 हो गया। गया ना बेटा इस स्टेप से। तो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये तो स्टेबल हो गया, हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसलिए स्टेबल है। इसलिए ये क्यों चाहेगा कि मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस करूं, तो क्या Mn+2 +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, नो। Mn+2 हाफ फील्ड है D5 कॉन्जुगेशन, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा, ये +3 में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। तो इसलिए कहा गया है कि Mn+2 कंपाउंड आर मोर स्टेबल, यानी मोर का वर्ड तो बाद में यूज करेंगे, अभी हमने देखा है व्हाई Mn+2 आर स्टेबल, मींस दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू द +3 स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते प्लस Mn+2 का फर्दर, +2 का फर्दर किया तो +3 में वो नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि D4 कॉन्जुगेशन हो जाएगी। अब देखो Mn+2 कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन टू Mn+3। अब आयरन की बात करते हैं बेटा, उसी टाइप से यहाँ पे तो अंदर जैसे मैंने आपको बताया कौन सी कॉन्जुगेशन होती है यहाँ पे, ये आर्गन तो होता ही बेटा यहाँ। अब देखो, अब हम देखते हैं +2 स्टेट इसकी, देखो ये +2 हो गया बेटा, ये हाँ ये +2 हो गया बेटा, आयरन +2 क्या हुआ, +2 कैसे बनी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद। जैसा क्वेश्चन है ना बेटा वैसा जवाब है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि Mn+2 ज्यादा स्टेबल है Fe+2 से, मतलब Fe+2 को अभी हमें स्टेबल प्रूव नहीं करना, Mn+2 को करना, वो तो कर दिया। अब ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी स्टेबल नहीं हुआ है, क्योंकि 3d6 है, और अभी क्या करेगा ये जो 3d6 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर और निकल जाए तो ये क्या करेगा, Fe+2 हैज 3d कॉन्जुगेशन एंड इट एक्वायर्स द हाफ फील्ड कॉन्जुगेशन दैट इज अ D5 आफ्टर लूजिंग बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो Fe+2 है ये अभी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, ताकि ये D6 किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, D5 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो हाफ फील्ड होता है, जो क्या होता है हाफ फील्ड, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो Fe+2 इजिली ऑक्सीडाइज टू Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बेटा बात समझ में यहां तक, चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ट्रांजिशन मेटल लाइक द आयरन निकिल कैन शो द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, और वो उसमें स्टेबल है, ऐसा क्यों है। तो देखो हम NiCO4 को ले लेते हैं, NiCO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो क्या होती है,
एक्स हो गया, सीओ न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो, तो एक्स प्लस जीरो इजिकल टू जीरो, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब हुआ क्या, देखो निकिल हमने ये शो कर दिया, ये सीओ दिखा दिया, एक कार्बोनिल लिगेंड, ऐसे ऐसे चार है बेटा। तो क्या हुआ, अगर ये सीओ यहां से क्या कर दे, अपने ये इलेक्ट्रॉन दे दे बेटा, देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना दे, देखो ये वाला पहला बॉन्ड तो सिग्मा होता है ना, फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज सिग्मा, जो पहला बॉन्ड बनता है ये सिग्मा होता है। देखो ये पहला बॉन्ड बेटा कैसा होता है, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, जो यहाँ पे बना हुआ है ये सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर हो गया, ये कैसा बॉन्ड है बोलो, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। अब उसके बाद क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड तो हो गया, देखो थोड़ा चेंज करके बेटा, एक सेकेंड। हाँ, ये कैसा बॉन्ड था बेटा यहाँ पे, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, जब ये लिगेंड है जो सीओ, इसने अपने जो लोन पेयर हैं जब ये डोनेट किए निकिल की तरफ, तो ये जो निकिल है ना बेटा, ये निकिल, इसके ऊपर तो देखो चार्ज आ जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, मान लो स्लाइट नेगेटिव आ गया डोनेट करने, कंप्लीट ही नेगेटिव आ जाएगा बेटा, स्लाइट नेगेटिव क्या, क्योंकि डोनेट ही कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए ना, क्योंकि निकिल के ऊपर देखो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये तो एक ही सीओ आया था। अगर ऐसे ही बेटा, अगर ऐसे ही, देखो मैं इसको फिर बताता हूँ, ये जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद निकिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए और ये अनस्टेबल हो जाना चाहिए। और इसी टाइप से बेटा जब दूसरा आएगा ऐसे सीओ, ये लॉन पेयर लेके, और इसके वैकेंट ऑर्बिटल है, मान लीजिए बेटा जैसे ये वैकेंट था, ये दोबारा डोनेट करेगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, मान लीजिए वैकेंट था इधर, तो ये रिपल्शन ही मिल जाएगी क्या, जो ये पहले ही नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये नेगेटिव चार्ज आने वाले लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में बेटा क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, है ना। तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन लेने चाहिए, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरे वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनता है, क्यों बनता है, अब देखो उसके बारे में बता रहे हैं। ये क्या करता है, जो ये नेगेटिव चार्ज देखो इस निकिल के ऊपर ऐसे आ जाना चाहिए, अब ये डिस्पर्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि निकिल के पास जो ये फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, और कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसके अंदर एमओ थ्योरी के अनुसार देखे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, देखो वैकेंट, तो ये बैक बॉन्डिंग दिखा देता है, देखो इस हाथ पे इलेक्ट्रॉन लिए यहां से, ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज आया नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लिए वो वापस डोनेट कर दिए, बैक बॉन्डिंग। पहले वाला सिग्मा बॉन्ड है और दूसरे वाला जो बॉन्ड बने सेकंड बॉन्ड इज द पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्डिंग हो गई, बैक बॉन्डिंग हो गई यहाँ पे। तो क्या देखा आपने, इन NiCO4 के अंदर क्या होता है, दीज कंपाउंड आर फाउंड व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द मेटल एटम एंड द लिगेंड्स, लिगेंड के बीच ये बनता है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे मैंने बताया, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड, निकिल के ऊपर आ जाने चाहिए ना, देखो नेगेटिव चार्ज, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था आना चाहिए ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस निकिल के ऊपर नहीं आया, देखो ये हट गया, देखो यहाँ से क्यों हट गया, ये इसलिए हट गया क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो गई। अगर ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रह जाता तो क्या होता, ये जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड, ये नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता निकिल एटम के ऊपर, निकिल के ऊपर, तो कंपाउंड अनस्टेबल होता। लेकिन कंपाउंड अनस्टेबल नहीं है, ये तो स्टेबल है, क्यों रहा स्टेबल, क्या कारण है, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ जो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए था ना, जो हो जाना चाहिए हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, अब उसका रीजन बताते हैं। बिकॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज प्रिवेंटेड, वो प्रिवेंट हो गया, रुक गया, क्यों हो गया, ड्यू टू द बैक डोनेशन, ड्यू टू द बैक डोनेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये डी के जो इलेक्ट्रॉन है ये इनटू किसके अंदर, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, क्योंकि जो सीओ लिगेंड है उसके पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, इसलिए बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसे साइनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं, साइनर्जेटिक मतलब कैंसिलेशन इफेक्ट, जो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन होना था वो हो नहीं पाया, उस एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया गया यहाँ पे, तो साइनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं, कैंसिलेशन इफेक्ट कहते हैं, इसलिए इसमें, इसलिए कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो एक सीओ ने बॉन्ड बनाया तो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आया निकल, ऐसे दूसरा आएगा सीओ, तीसरा आएगा, फोर्थ बनाएगा, ऐसे चारों सीओ आते हैं, और इसी टाइप से चारों सीओ के थ्रू ही यही बैक बॉन्डिंग बननी होती है, इसलिए ओवरऑल NiCO4 स्टेबल बन जाता है। क्लियर हो गया ना बेटा। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी आपके कंपाउंड बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी, द प्रोसेस ऑफ बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये बैक डोनेट किया, द प्रोसेस ऑफ बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से कहां पे, फ्रॉम द फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, फ्रॉम दिस फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल इनटू द किसके अंदर, इनटू द एम्प्टी और यू कैन से द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स
ऑफ द लिगेंड, ऑफ द लिगेंड इज कॉल्ड एज द बैक बॉन्डिंग। ऐसे कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है बैक बॉन्डिंग की। तो ये जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ये कंपाउंड, ये कौन दिखाते हैं? द लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय द लिगेंड इन विच या विच आर कैपेबल टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड ऐसे बना सकें। जैसे NiCO4 हमने देखा, FeCO5 हम देख पाएंगे आगे। तो ये इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं बेटा। तो समझ में आ गई यहां तक बातें? क्लियर हो गया ना? ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ एक लिमिटेड क्वेश्चन हमारे पास बच गए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज: Mn+3, Cr+3, वेनेडियम+3, टाइटेनियम+3। इनके अंदर हमें क्या बताने हैं? ये बताना है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन स्पीसी के अंदर। बेटा आप जल्दी से पहले अपनी रफ कॉपी में करके देखो और फिर मुझे बताओ किसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। बताओ बेटा शाबाश। चलो बताना शुरू करते हैं। जैसे पहला लिख रखा था Mn+3। Mn+3 का क्या मतलब है बताओ पहले। फिर दूसरा क्या है? क्रोमियम 3+, फिर वेनेडियम+3, फिर टाइटेनियम+3। हमने पहले नाम लिख दिए बेटा जो क्वेश्चन में लिख रखे हैं। अब सभी की हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं पहले। Mn+3 की क्या आएगी? 3d4। देखो क्यों? क्योंकि जो Mn होता है ना बेटा, अकेला Mn, अकेले Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या है पहले ये बताओ मुझे। अकेले Mn की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? तभी तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे आपकी Mn+3 की। बोलो क्या थी? Mn की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, क्योंकि 25 है इसका, तो क्या लिखोगे? 3d5 और 4s2। ठीक हो गया? +3 बनाना है। तो +3 बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। 3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s में से और एक d में से, तो 3d4 बच गया ना बेटा। 3d4 हो गया। अब जो 3d4 तो यहाँ पे बन गया। अब अगले में देखो, क्रोमियम+3। का मतलब क्रोमियम की कॉन्जुगेशन बताओ क्या होती है? क्रोमियम की कॉन्जुगेशन होती है 3d5 और 4s1। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक s में से गया, दो, तो 3d3 हो गया। तो बेटा क्या आनी चाहिए बताओ कॉन्फ़िगरेशन? आगे हम क्या लिखेंगे ऐसे साइन की? दैट इज अ 3d3। समझ में आ गया? अब वेनेडियम की बात करते हैं बेटा। वेनेडियम की बात करो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 होता है। तो 23 होता है तो बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? दैट इज द 3d3 और 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो बोलो कैसे निकलेंगे? दो तो 4s में से, एक 3d, तो 3d2 हो गई। क्या हो गई? 3d2। तो 3d2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी यहाँ पे। बनाओ 3d2, लिखो आगे। देखो ये लिख दिया बेटा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3। तो वेनेडियम+3 लिखा है बेटा। तो वेनेडियम+3 का मतलब क्या है? देखो एक मिनट रुको, देखो मैं साइड में फिर से लिख दूं बेटा। कभी देखो ऐसा ही होता है ना, गलती क्या पता किससे हो जाए। देखो ये स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, ये वेनेडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इसका 21, ये 22 और ये 23 होता है बेटा। 23 होता है तो वेनेडियम की क्या बनेगी? 3d3 और 4s2। बिल्कुल ठीक लिखा बेटा। और बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। तो 3d3 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालें तो दो यहां से एक यहां से, तो 3d2 होनी चाहिए। तो ये 3d2 होनी चाहिए बेटा यहाँ पे। 3d2 देखो, ये मैंने 3d2 लिख दिया। क्लियर कर दिया। ठीक हो गया ना बेटा? देखो क्रॉस चेक तो कर ही लेना चाहिए, कोई ऐसी बात होती नहीं। चलो अगला देखते हैं। अब टाइटेनियम+3 है बेटा, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम+3 में क्या बनेगा बताओ शाबाश। टाइटेनियम ये रहा, देखो ये रहा, 3d2 और 4s2। और +3 बनाना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, 3d1 हो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे बेटा, क्या बनेगा? 3d2 और 4s2। 3d2 और 4s2, तो 3d1 होगी कॉन्बिनेशन। अब 3d1 होगी तो देखो कितने कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो डी सब शेल को बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे आपको। तभी दिखाई देंगे ना। और फिर ये पूछा है इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो तो बाद में देखेंगे हम। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं बेटा सभी के अंदर। देखो किसमें। अब ये 3d4 हो गया, 3d4, 3d4 देखो, 1 2 3 4। अगर ये सिंपल वाली कॉन्केशन देखो, मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा, थोड़े ध्यान से देखना एक बार, एक सेकेंड। देखो मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे डी डी बना देता हूँ, देखो सभी में डी 4 है बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। 1 2 3 एंड 4। अगले में 3 दिखाने हैं तो बेटा यहाँ पे डी का बना देता हूँ मैं। ध्यान से देखना आप। तो 1 2 एंड 3। फिर 2 का बना देते हैं, देखो डी में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ चलो। 1 और 1। अब डी में 1 दिखाओ तो देखो 1 का भी बना देते हैं। सिर्फ डी में 1 ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो 1 दिखा दिया हमने। क्लियर हो गया?
आगे इतनी बात समझ में? ये साइड वाला बेटा क्लियर कर देता हूँ, देखो मैं यहाँ से। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हमें ये बताना है कि इनमें सबसे स्टेबल कौन है। बताओ सबसे स्टेबल कौन है इन सभी। आपको ये लग रहा है सर कोई भी फुलफिल्ड नहीं है, कोई हाफ फिल्ड नहीं है, तो अब देखो डी के हिसाब से तो आप इनकी स्टेबिलिटी बता नहीं पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से ध्यान से, क्या लिख रखा है देखो, मैं बताता हूँ क्या लिख रखा है। विच वन ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन लिख रखा है। हमने बताया था ना जो डी सब शेल होती है, ये जो डी सब शेल है, देखो ये एनर्जी की लाइन लगा देते हैं, ऐसे एनर्जी की लाइन होती है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब होगा क्या, जो डी सब शेल होती है ये डीजेनरेट तब तक रहती हैं जब तक कोई पोलर मीडियम ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, मैग्नेटिक फील्ड। अब तो हमने लिख दिया एक्वस सॉल्यूशन, तो टूट जाएंगे। जैसे नीचे डायग्राम हमने इसलिए बना रखा था बेटा, नीचे इसलिए बना रखा था। अब देखो, अब D3 का तो मैंने नीचे बना दिया बेटा डायग्राम। जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना बेटा, किसका है, दैट इज फॉर द D3। देखो जो D3 था ये रहा, देखो ये रहा क्रोमियम प्लस द्वारा D3, ये तो मैंने बना दिया। अब एक्वस सॉल्यूशन में दो सेट में टूट गया, एक तो T2G और एक बेटा किसमें, EG। ये EG में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लोवेस्ट एनर्जी का तो T2G 1 2 3, तो हाफ फिल्ड T2G कॉन्गेशन हो गई इसकी, बोलो क्या हो गई, हाफ फिल्ड T2G कॉन्गेशन। सो इट इज स्टेबल, तो क्रोमियम +3 स्टेबल है सबसे ज्यादा। औरों में तो आप तोड़ भी देंगे, तोड़ो बेटा शाबाश। D4 है जैसे, तो 1 2 3 4 वाला इलेक्ट्रॉन तो ऊपर गया ना, ऊपर चला गया। या नीचे रख लो तो भी आपका T2G फुलफिल्ड नहीं बनेगा, तो कम स्टेबल है। D2 में देखो, नीचे डी में T2G में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो भी फुलफिल्ड, D1 है तो भी फुलफिल्ड नहीं है। कहने का अभिप्राय है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल दिखाई दी आपको, दैट्स ओनली द क्रोमियम। ये जो D3 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द क्रोमियम +3, दैट इज द स्टेबल वन। तो बेटा सबसे स्टेबल कौन बना, दैट इज द, ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ 4 3 2 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, आगे देखो भर भी दिए थे हमने। अब सबसे स्टेबल कौन मिली, दैट इज द क्रोमियम +3 इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज द हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसी है, ये हाफ फिल्ड है, ये ध्यान रखना है, ये जरूर लिखना है। दैट इज द हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे लिखना, हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम जल्दी से। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, लगभग हमारे क्वेश्चन जो हमें आज पढ़ने हैं वो हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं अब हम। देखो हायर, पहले रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, उसके अंदर ये सारी बातें आ जाएंगी वैसे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल इन 4D एंड 5D ड्यू टू, किस वजह से, क्योंकि इनका देखो क्या होता है कि जो हमने रिलेटिविस्टिक जो इफेक्ट था, जो हमने देखा था, तो जिसमें हुआ क्या था, क्यों ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। देखो हमने कुछ ऐसा बताया था ना, आपको ध्यान होगा। देखो एक तो इनका बड़ा साइज है, पहले कॉमन बातें देख लेते हैं। एक तो इनका बड़ा साइज होता है आपके 4D और 3D का एज कम्पेयर टू द 3D, और इनमें ग्रेटर शील्डिंग होती है, अब इनकी मतलब समझाऊंगा मैं दोबारा से। और मोर डीलोकेलाइज डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेटर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग हो जाती है। ये जो शब्द लिखे आखिर इनका मतलब क्या, अब बड़े बेटा ध्यान से देखना। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था, इन ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। देखो जो 3 4 5D बताते हैं, क्योंकि उसी में चलता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट तो मेन। देखो उसमें होता क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, न्यूक्लियस के बाहर ये हमने क्या बताया था बेटा, S और P के इलेक्ट्रॉन है। S और P के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये मूव कर रहे हैं, मूव करते करते एनर्जी रिलीज होकर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, फिर तो अनस्टेबल हो जाएंगे। इसलिए ना गिरे, इसलिए इन्होंने तेज भागना शुरू कर दिया। S और P इलेक्ट्रॉन ने तेज भागे, इतनी तेज भागे कि इनकी जो स्पीड है वो किस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी चल रहा है इनको बाहर की तरफ जो खींचता है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। और ना गिरे बचने के लिए तेज स्पीड हो गई। और जब वो अप्रोच कर जाते हैं टुवर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट, तो होता क्या है, तो मास इंक्रीज हो जाता है। मास इंक्रीज होने से फिर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मास इंक्रीज हो गया, है ना, नेगेटिव चार्ज ज्यादा, मास का मतलब किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास, नेगेटिवली चार्ज स्पीसी का मास, तो उसका मास ज्यादा, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, तो वो पॉजिटिव की तरफ तो ज्यादा अट्रैक्टेड होगी ना। तो मतलब एस और पी की कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, एस और पी की बेटा क्या हो जाती है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है। तो एस और पी की जो कॉन्ट्रेक्शन होती है ना यहाँ पे, तो उस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एस और पी इसको बहुत अच्छे से घेर लेते हैं चारों तरफ से, यानी कॉम्पैक्ट नजदीक आके अच्छे से पकड़ लेते हैं इसको, चारों तरफ से घेर लिया।
तो जिसकी वजह से एस और पी की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से एस और पी कोजेज मोर शील्डिंग, कोजेज मोर शील्डिंग, ये ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। दे कोजेज मोर शील्डिंग इफेक्ट, ये ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं, मोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। बोलो बेटा ये क्या दिखाते हैं? दे शो द मोर शील्डिंग इफेक्ट। तो मोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाए तो इनसे बाहर जो प्रेजेंट है बेटा आपके डी और एफ जो भी प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए डी प्रेजेंट है, यहाँ पे डी है ना, एफ प्रेजेंट है, ये डी हो गए, मान लीजिए ये एफ प्रेजेंट है। तो ये डी और एफ क्या होते हैं, ये अब अट्रैक्ट हो नहीं पाते न्यूक्लियस की तरफ। तो अब अट्रैक्ट नहीं होने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, आपके क्या हो जाते हैं बोलो, ये डिफ्यूज हो जाते हैं, बाहर की तरफ फैल जाते हैं, इनका एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन होने की वजह से ये बिल्कुल चारों तरफ इनकी शील्डिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। जो पहले ये कॉन्ट्रेक्शन हुई ना, उसको तो कहते थे हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहते थे हम इसको। क्या कहते थे बेटा? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ठीक हो गया? और उसका इफेक्ट एफ और डी के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से इनकी स्क्रीनिंग पावर घट गई, क्योंकि डिफ्यूज हो गए ज्यादा, इनका एक्सपेंशन हो गया। तो इनका जो स्क्रीनिंग पावर है ना वो डिक्रीज हो गई बेटा। स्क्रीनिंग पावर इनकी क्या हो गई, इनकी तो डिक्रीज हो गई। और इनकी स्क्रीनिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, अभी यहाँ पे बताओ क्या हुआ, ये ज्यादा डिफ्यूज हो गए, ज्यादा डीलोकेलाइज हो गए। ज्यादा डीलोकेलाइज होने से क्या हो गया, ये डी और डी थे ना बेटा, बाहर की तरफ ज्यादा फैल गए टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो मतलब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इनकमिंग लिगेंड्स। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक्सटर्नल स्पीसी, एक्सटर्नल लिगेंड्स जो आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी होंगी, जो यहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट आराम से इनके साथ ओवरलैपिंग कर पाएंगे, क्योंकि एफ और डी डिफ्यूज हो गए, ज्यादा बाहर की तरफ एक्सपोज हो गए, दे आर मोर एक्सपोज टुवर्ड्स द लिगेंड्स, सो दे कैन फॉर्म बेटर ओवरलैपिंग विद द लिगेंड्स, मेटल लिगेंड्स ऑर्बिटल, लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ ये डी वाले ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैपिंग करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए ये ज्यादा डिलोकेलाइज हो गए, ज्यादा एक्सपोज हो गए। ठीक हो गया ना बेटा? तो यही हमने लिखा है कि 4D 5D का लार्ज साइज होता है, ये ग्रेटर शील्डिंग हो जाती है। ग्रेटर शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि एफ और डी को ज्यादा शील्डिंग मिल रही है। देखो एफ और डी की खुद की शील्डिंग पावर तो घटी है, जो लिख रखा है ना ग्रेटर शील्डिंग। तो ग्रेटर शील्डिंग ऑब्जर्व, जो ये डी और एफ वाले है ना, दे ऑब्जर्व ग्रेटर शील्डिंग, दे ग्रेटर शील्डिंग ऑब्जर्व फ्रॉम इनर फ्रॉम इनर कोर इलेक्ट्रॉन। इनर जो कोर इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उनसे इनको ज्यादा शील्डिंग मिलती है, देखो अंदर वालों को। इसीलिए तो एफ और डी वाले अंदर अट्रैक्ट नहीं हो पाए, नहीं हो पाए तो बाहर की तरफ क्या हो गए, एक्सपोज हो गए। ठीक हो गया ना, उनका डिफ्यूजन हो गया बाहर की तरफ, और वो लिगेंड के साथ बेटर इंटरेक्शन कर पाए। तो इसीलिए, क्योंकि उनको जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स थे, बोलो किसके, एस और पी वाले, उन्होंने ज्यादा शील्डिंग कर दी। ग्रेटर शील्डिंग बाय एस एंड पी, ये मतलब है इसका, ग्रेटर शील्डिंग बाय एस एंड पी फॉर द डी एंड एफ, सो द डी और एफ डिफ्यूज हो गए। तो डी और एफ क्या हो गए, डी लोकेलाइज्ड हो गए और बाहर की तरफ फैल गए, और जिसकी वजह से दे फॉर्म बेटर ओवरलैपिंग विद द लिगेंड्स, मींस बेटर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाती है। तो जो ये आपके सबसे बेटर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो बनाते हैं वो 5D वाले बनाते हैं, उससे कम 4D और उससे कम आपके 3D वाले बनाते हैं। आगे बेटा बात समझ में, यहाँ तक कि हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में पहले भी समझा चुके थे आपको। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेटा पूछे। अब देखो कंपैरिजन, सेकंड में देखें यटरबियम से कैडमियम तक तो +1 से +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं, जबकि हॉफनियम से मरकरी की तरफ चलें तो +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे ओस्मियम दिखाता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रुदेनियम +2 to +8, ओस्मियम +2 to +8, इरिडियम +3 +4 +6, गोल्ड +1 और +3 दिखाता है। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, कई बार एग्जाम में बेटा ये पूछी जा सकती है। आगे यहां तक बात समझ में। एक ओवरऑल कंक्लूजन और देख लेते हैं लास्ट में। देखो बड़े ध्यान से देखना, 3D 4D और 5D के बीच ये कंपैरिजन है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज रही यहाँ पे और किस वजह से चली, ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट था, जो मैंने पीछे अभी आपको डायग्राम बना के समझा दिया था कैसे शील्डिंग होती है। और ये 5D सीरीज के अंदर ही चलता है, 5D एंड हायर 1 के अंदर ही होना होता है, औरों में लोअर में ये नहीं चलता रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ये ध्यान रखना बेटा। तो इसलिए मैंने लिखा भी है, पहले इसी को देख लेते हैं। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखो यहाँ पे देखना, ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखो, हमने जो लिखा है देखो, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट देखो सिर्फ किस में होता है, इट इज मोर सिग्निफिकेंट इन 5D के अंदर, इनके अंदर नहीं होता। देखो
नहीं होता, नहीं होता, ना के बराबर होता, होता ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? देखो अभी बताया था, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से जो 5D थे, 5D वाले, वो क्या हो गए, दे आर मोर डिफ्यूज। इतने डिफ्यूज 3D और 4D वाले नहीं होते। सबसे कम डिफ्यूज, सबसे ज्यादा एक्सपोज टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन होते हैं? सबसे कम 3D वाले, उससे ज्यादा 4D और सबसे ज्यादा 5D वाले होते हैं। 5D में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चल जाता है इसलिए। और वो ज्यादा डिफ्यूज रहेंगे, ज्यादा एक्सपोज होंगे इनकमिंग लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ, ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, हाई कोवलेंट करेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अप्रोच कर पाए लिगेंड को। इनका सॉफ्ट नेचर होगा, बोलो कैसा नेचर होगा इनका? सॉफ्ट नेचर होगा। आपके 5D वाले मेटल्स का सॉफ्ट नेचर, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो गए इनकी ऑर्बिटल्स आपके इनकमिंग लिगेंड्स के साथ, तो सॉफ्ट नेचर होगा इनका, कोवलेंट नेचर होगा, सॉफ्ट नेचर होगा। और जैसे रिवर्स चलते हैं तो ये इजीली एक्सपोज नहीं हो पाते, देखो 3D वाले, इसलिए मोर आयनिक होते हैं। ये मोस्ट कोवलेंट होते हैं 5D वाले। क्लियर हो गया ना? अब क्योंकि ये मोर एक्सपोज्ड हो गए बाहर की तरफ, ज्यादा बॉन्डिंग कर सकते हैं, ज्यादा कोवलेंट बॉन्डिंग, ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं। तो इनकी हाई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहते हैं 5D वाले, और ये हाई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल रहते हैं 3D वाले। तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल रहे? 5D वाले। इसी रीजन की वजह से, रीजन वही, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला। क्लियर हो गया बेटा? तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, बोलो? 5D की +2 से +8, इनकी क्या हुई, +1 से +8। 3D की क्या हुई, +2 से +7। मोस्ट कॉमन स्टेट क्या हुई, बोलो? मोस्ट स्टेबल स्टेट +2 या +3? मोस्टली मोस्ट कॉमन स्टेट +2 ही होती है यहाँ पे। ठीक हो गया ना? आगे बात समझ में? तो ये था इनके बीच में, देखो पार्टिसिपेशन ऑफ N-1D इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंट इन, इसमें सबसे ज्यादा होता है डी का, क्योंकि एक्सपोज रहते हैं ना, मैंने बताया ज्यादा एक्सपोज रहते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से। ऊपर भी लिखा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, देखो 5D मोस्ट डिफ्यूज्ड, तो सिग्निफिकेंट, मोर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर। ठीक हो गया बेटा? आगे बात समझ में? तो ये था इनके बारे में कंक्लूजन। तो आज बेटा हमने देखा कि जो ये अपने जितने भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड रहता है, क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो वो सारी की सारी बातें, देखो जो भी हम प्रीवियस लेक्चर पढ़ते हैं उसका अगले के ऊपर असर जरूर पड़ता है। अभी आप ये समझ भी पाए, देख भी पाए। सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। ये हमारा आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपने अच्छे से सुना, देखा, समझा, जाना, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कीपिंग पेशेंस एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। एंड आप सारी बातें कॉपी में तो बेटा अच्छे से नोट करते होगे ना, जैसे हम बोल रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो लिखी नहीं जाती है ना, लिखी हर बात तो लिखी नहीं जा सकती ना। तो जो भी हम बोल रहे हैं आपको लगे कि ये भी इंट्रोड्यूस करनी है लाइन, जो मैंने लिख के दे रखी उन्हीं के अंदर कहीं पे, तो आप उनको अपने हिसाब से इंटरमिक्स कर लिया करें, क्योंकि आखिरकार आपको बातों को याद रखना है बेटा। ओके बेटा? सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।